everyone, welcome back to another episode of Sukhman Unplugged. आज का जो सेशन है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. रीजन बीइंग कि ये एक सेशन है विच वाज अ लॉन्ग टाइम मेकिंग. बड़े अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे और फॉर वेरियस रीजन अभी तक नहीं हो सका. बट टुडे वी हैव समवन जिनको मैं ऑन ऑफ पिछले कुछ सालों से जानता हूँ. आई हैव सीन हाउ ही हैज इवॉल्व्ड इनटू अ वंडरफुल पर्सन एंड ही हैज बेसिकली स्टार्टेड सो मैनी इनिशिएटिव्स. सबसे पहले तो मैं आई थिंक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अरफात आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया है. थैंक यू सो मच. बहुत मेहरबानी बुलाने का. बहुत मेहरबानी हमारा. अरफात का छोटा सा मैं तारुफ कराना चाहता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा किसी कहते हैं मैन हु वियर्स अ लॉट ऑफ हैट्स बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम होपफुली. बट इसमें अगर हम बात करें तो ही इज एनिमेटर, ही इज अ म्यूजिशियन, ही राइट्स, ही इज अ रिसर्चर और ही इज द मैन बिहाइंड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स जिनमें एंगेज पाकिस्तान है, शहरी पाकिस्तान है. इसके अलावा इनका पफ बॉल स्टूडियो है और मोर इम्पोर्टेंटली अभी उन्होंने जो बहुत रिसेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसको आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसका नाम हाशिया है. ये सारे क्या हैं, इनके पीछे क्या मकसद है, ये क्या काम हो रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे. इसके अलावा हम कुछ ऐसे टॉपिक से बात करेंगे जिस पर रिलेटिवली मेन स्ट्रीम पे मीडिया में बात नहीं होती लेकिन उस पर होनी चाहिए. तो इस सबसे पहले अरफात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा. It's a very cliched question, but I know in your scenario it's a very pertinent question. और वो ये है कि born into an environment जहाँ पे आप आज खड़े हो उसके exact opposite circumstances में और initial जो आपकी थी ट्रेनिंग कह लो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी लाइफ को वो बहुत डिफरेंट थी. So it's a complete 180 degree रोटेशन if I can say. उस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डालें कि कहाँ से स्टार्ट होता है और आज आप देखते हैं पीछे तो वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात कैसे आती है. I mean, इस बारे में मैंने जब भी बात की आई थिंक बहुत जल्दी में बाज़ एक रिडक्टिव तरीके से भी की है कि एज इफ लाइक एक बिल्कुल आई वाज गोइंग वन वे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक यू टर्न है एंड आई एम गोइंग द अदर वे. ऑब्वियसली एक बहुत स्लो बर्निंग प्रोसेस है जो कि अभी तक मौजूद है. आई थिंक उसूली बात यह है कि क्या इंसान का दिमाग और दिल खुला है इस चीज़ को जानने के लिए, मानने के लिए कि क्या जो जिन आइडियोलॉजिकल आइडियाज पे वो यकीन करता है, बैठा है, there may be some things that wrong with that अगर आप critically उसको examine करें. Yeah, is it aligned with those ideas? Are those aligned with what you truly believe in? Growing up, आपके parents are always going to dictate a particular kind of political and intellectual values in you. But that does not have to define who you are. So usuli तौर पे बात यही थी. And I think growing up when teenage time में I was pretty much a standard Jamiyat person, standard Jamaat Islami person. Only difference being कि मेरे वालिदा were very hardworking workers in Jamaat as well as being excellent professionals. जिसका मतलब ये था कि स्टेक्स मेरे लिए हायर थे. लाइक इफ आई वांटेड चाहे सियासत में जाता या चाहे किसी टेक्नोक्रेट फील्ड में जाता, आई वुड हैव फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ the same idea and values that Jamaat has, which is not only conserving the society but bringing it back to some kind of imagined political Islam ruling Pakistan, जो भी मौलाना मौदूदी की teachings हैं. And I was a reader and a follower of Maulana Maududi's teaching, and I still hold a lot of respect for him, as I would for any intellectual and thinker, whether I agree with him or not. And I still hold a lot of love and respect for my parents, whether or not I disagree or agree उनकी राय से. I think that's where जहाँ पे बहुत सारे नौजवान खासतौर पे पिछले 2-3 हफ्तों से पॉडकास्ट सुनने के बाद वो reach out to me. That's the conflict that people have. कि there's a conflict between wanting to be your own person. आप अपनी शनाख्त खुद जानना चाहते हैं, आप अपनी तारीख खुद जानना चाहते हैं, अपने रूट से खुद बोलना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को खुद डिफाइन करना चाहते हैं, बट आप अप्रूवल भी चाहते हैं अपने वालिदैन की. आप उनके साथ बदतमीजी भी नहीं करना चाहते, उनको यू डोंट वांट टू लेट देम डाउन. एंड एक कल्चरल चीज़ है जहाँ पे एक यूनिवर्सल चीज़, लेकिन पाकिस्तान में ऑन टॉप ऑफ wanting approval of your parents, it's so difficult for you to separate your identity from that of a familial identity unless and until you process that part. क्या आप एक individual self on your own हो कि नहीं? What does it mean अगर
you're born a black sheep, या फिर you have ideas that are different, या फिर you want to make choices, career choices, शादियों की choices जो कि आपके वालिदैन की choices मुख्तलिफ हों. It should not mean a breakdown of a relationship, because without that, because there's a reason family values are given so much importance in our society, because it holds a lot of us together. The lucky ones together. Obviously, there are families जो कि abusive हैं, but ये चीज को navigate करना is very important. कि before you move into the territory के this is who I'm going to be. A lot of times मेरे लिए वो एक reactionary stage भी था, एक rebellious. Lekin, so instead of doing just that where you're reacting, how do you navigate apna ताल्लुकात with your parents? Okay, how do you draw the boundaries? And you draw the boundaries in every relationship with your family. के मेरा आपके साथ ताल्लुक इस बुनियाद पे नहीं है कि क्या पाकिस्तान की रियासत की जो स्ट्रक्चर है उसकी वो क्या होना चाहिए. That's not the basis and foundation of my relationship. मेरा आपके साथ ताल्लुक प्यार मोहब्बत इज्जत इसलिए है because you gave birth to me and I'm grateful to the way you raised me. Or even if I disagree with the way you raised me, I still want to establish a healthy relationship. That's the main challenge. I think a lot of people, बहुत सारे लोग अगर उनके वालिदैन उनको मौका दें to be their own persons, we would have a lot more diversity. We would have a lot more expertise in a variety of things. And I think वो चीज थी जो कि was the most challenging for me to for मिसाल के तौर पे अगर if I believed that music is prohibited, मतलब बिल्कुल सुनने की इजाजत नहीं है, let alone बजाने की इजाजत है. तो the first time जब music moved me in a way that's spiritual, so then you will feel that conflict. एक second, hold on just a minute. This ये गलत कैसे है? It moves me at a level that's spiritual, and Islam is, any religion is supposed to be more than a set of rules. It's supposed to be nourishing and healthy. आपकी रूह के लिए it should be good. And I think without going into intellectually or rationally whether or not this is quote unquote allowed or not, मेरे दिमाग में ना सिर्फ मौसीकी सुनने का बट मौसीकी बनाने का एक natural instinct आ चुका हुआ था, where I would start composing in my head, and चुपके से मौसीकी थोड़ा सुनने भी शुरू कर दी, and that hence started the, as you called, the first stage, which was a bit of a rebellious stage where I needed to and I wanted to express जो कि मुझे लगता था अल्फाज के through express नहीं होता था. And I started writing a lot as well, really bad writer. Started writing a lot of poems as well, really bad poems, but it doesn't matter because the point was आपको अपनी आवाज ढूंढनी होती है. At 16, 17, 18, 19, 30, 35, 40, you're always discovering your voice. आप कोशिश कर रहे होते हो to connect कि आपकी अपनी इंफरादी आवाज क्या है. And I knew I had an infradi awaz. It's just trying to be in tune with it and trying to understand कि वो आवाज क्या है. That discovery for me luckily happened literally through something जो कि sonic है. I think it helps a lot because you could find your voice through action, you can find your voice through writing, but for me the fact that it included sound helped me a lot as well because it allowed me to see कि मेरे जज्बात और मेरे passion और मेरे interest किस तरह है, what kind of an individual am I, what am I interested in, am I spontaneous, if I am, क्या मैं अपने एतमाद रखता हूँ to make decisions that are risky. A lot of that came from music. A lot of that, it's almost like आप मौसीकी sometimes acts as an आईना as well. कि आप कुछ मौसीकी बनाते हैं and then मौसीकी आपको आपके बारे में कुछ ऐसी information देता है जो शायद कोई माहिर नफ्सियात नहीं दे सकता, दोस्त नहीं दे सकता, शायद लिखाई नहीं दे सकती. And that helped me a lot. Falling in love helped a lot. प्यार को fully तरह experience करना helped me a lot because all of a sudden life was more than about a set of rules कि जिनको आप daily follow करो, तो that's all there is to life, the start and end of life, or that you have a mission in life कि state and रियासत and मुआशरे को आपने इन बुनियादों पे बेहतर करना है. What does it mean to be personally an integrated person? कि आपके दिमाग, आपका दिल integrated, you live fully, you express fully. And that's what I learned from that. And I think computer science में मैंने bachelor's में I enrolled in the bachelor's, and second semester में थोड़ा disillusioned होना शुरू हो गया था कि with traditional stream of education, it doesn't seem like this is doing a lot for me.
मुझे मौसीकी करना था, so I started a business, a consultancy, very young when I was 19, and in an office that's remained our office for like 10-11 साल. And उधर मैंने फिर अपना एक recording studio, music studio establish किया था, and I think that started a journey where I realized that मैंने कहानियाँ बतानी है, and वो journey अभी तक मौजूद है. Now वो कहानियों की forms have taken a lot of different शक्ल and forms, like चाहे वो music हो, explainer videos हो, graphic novels हो, चाहे वो like animated films हो, research reports or academic papers हो. But they also evolved a lot in terms of उसके पीछे उसके नीचे फलसफा और उसके नीचे ideological foundation क्या है, क्योंकि और वो बहुत ज़्यादा lived experience और तजर्बे से भी आया, किताबों से भी आया. I think books helped me a lot, but books alone do not. Just having to relate and having the privilege कि मैं बाएं बाजू दाएं बाजू हर किस्म के सियासी सोच और समझ रखने वाले लोगों से मिल सकता था और बात कर सकता था, उसने मुझे स्टार्ट से एटलीस्ट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था कि आपको हर वक्त ये ज़रूर ढूंढना है कि आप एक दूसरे को अदरवाइज या फिर एक दूसरे को बिल्कुल स्टीरियोटाइप ना कर दें. एक बहुत ही बुरा किरदार होता है ना किसी फिल्म में जिसमें मुझे ऐसे तार लगाते हुए विलन होता है. No one is that person. Very few people are that people. Like, ठीक है, you want to caricaturize Hitler, you will do that. That makes sense. But अगर आपको एक इंसान है and he does an evil act and you completely disagree with that evil act, उसके बाद आप उस इंसान और वो कम्युनिटी जो उस इंसान को सपोर्ट करती है, आप उनके साथ क्या रिश्ता रखना चाहेंगे? मिसाल के तौर पे जब, and that's the question I think that that was the biggest evolution, as you asked me, how did this evolve for me as an intellectual, as a thought, as a thinking person, कि मुमताज कादरी does something जिससे मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ. In fact, I think it's one of the most heinous crimes what he did. It's it personifies evil जो उसने हरकत की थी. वो एक्ट के बाद जब मुआशरे का ज़्यादातर वोकल तबका, एटलीस्ट ज़्यादातर तबका, और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त अहबाब के माँ बाप, इट डिडंट मैटर आप कितने लिबरल कोट एंड कोट हैं, आप कितने बाएं बाजू वाले हैं, दाएं बाजू वाले हैं, आपको हर जगह कोई ना कोई एडल्ट एज के, यंग एज के लोग मिल रहे थे जो कि फुली मुत्तफिक थे, जो कि टीम कादरी कोट एंड कोट अगर आप कहना चाहें वो थे. तब आपके पास एक सवाल आ जाता है, क्या आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि ये पूरी टीम कादरी एक वायलेंट, एक बारबेरिक, एक मायूस, अब आप मायूस हो जाएं इस कम्युनिटी के बारे में, इनसे बस आप सिर्फ इनको आप कन्फ्रंट कर सकते हैं, इनसे आप एंगेज नहीं कर सकते. आप ये वो वजह है जिसकी वजह से हमारा मुआशरा पसमानदगी फेस कर रहा है. या तो आप ये सोचेंगे, अगर आप ये सोचेंगे तो माइट एज वेल आप सूटकेस पैक करें एंड आप मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क चले जाएं, या फिर यू बी रेडी फॉर अ वेरी वेरी अपहिल बैटल बिकॉज एंड अ वेरी लोनली बैटल, बिकॉज आप अपनी मिट्टी के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक नहीं जमा पाएंगे, और आई थिंक नफ्सियाती तौर पर इट विल ऑलवेज बी अ वॉइड. सो दैट सर्च करके हाउ डू आई रिलेट टू दिस कम्युनिटी, how do I humanize this community became very essential to me because it was very close to home. Because a lot of people that I loved and I respect dearly, उनके लिए वो एक heroic act था, मेरे लिए एक villainous act था. These are opposite. लेकिन मेरे लिए ये उनके लिए अहम नहीं था मुझे समझना, मेरे लिए ज़्यादा अहम था उनको समझना, because मैं उन्होंने कुछ solve नहीं करना, उन्होंने किसी, they don't want to change my mindset and they already have a majority. मैं जरूर चाहता हूँ कि मेरी राय सुनी जाए, लेकिन वो सुनने के लिए जो मुझे भरोसा मेंटेन करना है, उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कि मेरे और मेरे माशरे, मेरी कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुक क्या है. वो ताल्लुक की जो जुस्तजू है, that changed a lot. कि how do I relate to the madrasa community? How do I relate to the Jamiyat community? How do I relate to the Deoband traditional community? How do I relate to the Barelvi traditional community? How do I relate to the women जो कि Al-Huda type की community में से? How do I relate to the modern progressive community? How do I relate to the old vanguard of traditional human rights community? How do I relate to the modern contemporary human rights community? इन सब के साथ मेरा क्या ताल्लुक ऐसा है जो कि ऑथेंटिक भी हो,
लेकिन सिर्फ बिलोंगिंग के लिए मैं अपने आप को उसमें मोल्ड ना करूँ, मैं अपनी इनफरादियत और अपनी आवाज़ को की इनफरादियत को मेंटेन रखते हुए ये ताल्लुक कैसे जोड़ सकता हूँ। ये वो चीज़ है जिसने इंगेज को एज एन इदारा जन्म दिया एट द हार्ट ऑफ इट। एंड चूंकि इट्स अ वेरी पर्सनल, ऑब्वियसली ये एक बहुत जाती आइडिया बता रहा हूँ, बट ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोफेशनल आइडिया कि इसकी एक प्रोफेशनल फॉर्म भी होगी। बट आई always believe and I always tell my team कि try to find the personal in everything, no matter what we're doing, how can I relate to it individually so that जो आप बात करोगे या जिस तरह आप काम करोगे, it is authentic and it is individual. In our case, सबसे पहली चीज blasphemy law थी, blasphemy law की तहकीक थी, which took me a lot of places, to a lot of places, जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया कि बहुत सारे लोग जिनकी मैं जेंडर पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करूंगा, वो इस मामले में बहुत सारी अच्छी बातें 20-30 सालों से करते आ रहे हैं कि कानून तौहीन रिसालत के अंदर काफी मसले हैं. That took me to Shahri Pakistan, and I will talk in detail about those things later, but as an overview, that took me to Shahri Pakistan, जिसमें my love for design and the report जो हमने की थी कि हमने शहरियत की डेफिनेशन तो दूर की बात, शहरियत से रिलेटेड जो आइडियाज हैं उसको उर्दू में एक्सप्लेन ही नहीं किए, लेकिन फिर भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एवरीबडी शुड नो कि बुनियादी हकूक क्या है, एवरीबडी शुड नो कि आइन की इतनी अहमियत क्यों होनी चाहिए. सो दैट अजम्पशन को दूर रखते हुए शहरी पाकिस्तान से एनिमेशन का प्यार, डिज़ाइन का प्यार, जिसकी वजह से हमने छोटे छोटे स्टोरी बुक्स बच्चों के यूजिंग इलस्ट्रेशंस टू डू थिंग्स मोर देन जस्ट लीगल, या फिर एक्सप्लेनर वीडियो से आगे बढ़ते हुए थोड़ी से कुछ कदम लिए, फिक्शनल में थोड़ी से कदम लिए, but at a very tiny level, which I wasn't satisfied with, which was like, you know, आप almost एक graphic novel बनाने और उसको थोड़ी सी motion देने, those kind of things. What I really wanted, I think, and जिसका along with our research side, जिसमें हमने काफी research, जिसमें sectarian language पे research, language में violence की research, and most of it was with universities, with academic people. So it allowed us to be very deeply invested in the nuance of it, कि hate speech, dangerous speech, normal speech के nuances क्या हैं, policy wise क्या है, to be able to consult with technology companies. So a lot of research work was happening on the side, जो कि periphery जो थी उसकी हमेशा egalitarian citizenship पे ही थी, उससे करीबी, लेकिन हमेशा उसकी तलाश और जुस्तजू ये थी कि उसको हम मकामी आइडियाज, वैल्यूज और तारीखी तौर पे जो हमारे मकामी इंडिजिनस आइडियाज हैं उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो नॉट बी अफ्रेड टू इम्पोर्ट सम आइडियाज इन अ वे जो कि ऑथेंटिकली इंटीग्रेट कर सकें. एंड देन इस रिसर्च और सिविक एजुकेशन और एनिमेशन के साथ साथ एक सोच वीडियोस का प्लेटफॉर्म मैंने अपने एक दोस्त के साथ स्टार्ट किया, विच वाज मेंट टू बी समझ रहे स्टार्ट किया था कि जिस तरह AJ Plus was news from Middle East, so साउथ की तरफ से ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे न्यूज हो, तो मैं उसके ऑपरेशंस को हैंडल करने, something that I started as well. अगर मौका मिलता I would have loved to that settled in Karachi, मैं लाहौर में होता हूँ. And eventually a couple of years ago I felt the need कि we need to do a fictional properly animated film, और उस वक्त तक I think it came both from the story fictionally, कि वही बात जो मैंने एक रिपोर्ट में कर दी है in 400 pages, वही बात जो मैंने एक 5 मिनट की एक्सप्लेनर वीडियो में कर दी है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ था, मैंने उसको 5-6 फॉर्म्स में कर दिए हैं. I wanna say that same thing but in a way that is completely जिसके 5-6 तय और लेयर्स एग्जिस्ट करते हो, जिसकी तशरीह बहुत ज़्यादा तरीकों से की जा सकती हो, लेकिन और वो पहले जज्बात से निकल रही और ना के एक इंटेलेक्चुअल फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज. So that resulted in the idea of Shahri Tabassum and the idea कि ये तो फिर लेकिन अच्छी इसको properly animate करना. We're gonna do 2D hand-drawn animation. We're not gonna do like गंदे drawing. We're gonna work hard also on doing something जो कि international level of animation के तौर पे देखी जा सके. And so that took a lot of time, money, investment, a lot of hard work, and a lot of head hunting. And अच्छी बात ये थी कि by this time चूंकि हमारा काम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारे जावियों से काम कर रहा था, मुफ्तियान के साथ भी काम कर रहा था, सियासी रिसर्चर से भी काम कर रहा था, तो by the time हम डिजाइन में आए थे तो शहरी पाकिस्तान में बहुत सारे डिजाइनर्स, एनिमेटर्स ऑलरेडी आ चुके थे, और मोस्ट ऑफ देम वो जो है मोशन ग्राफिक्स या इलस्ट्रेटर्स थे. हसीब रहमान हमें पहला लड़का पहली दफा जब मिला, जो कि मेरा लीड एनिमेटर, क्रिएटिव डायरेक्टर है,
on both the films, lead animator on both the films. जब वो आया तब really we understood कि okay, this is how we can do. And he was learning on himself as well, but उसके पास एक intuitively एक talent था of hand-drawn animation. And that love for the craft as well then started to come up. कि it's not just कि story बतानी है, but एक balance रखना है कि craft से भी प्यार है, तो it should look a certain की reason for it to look a certain way, for it should be story driven. So Shahri Tabassum became a very important project, and in the meantime, in parallel, I was looking for किसी university के साथ relationship या partnership जहाँ पे वो काम जो मैंने civic education के लिए शहरी के साथ किया था वो मैं history के साथ कर सकूँ. So University of Bristol का education department के साथ एक project हमें मिला. इधर local LUMS partner है हमारा, but main partner University of Bristol है, जिसमें we would look into इस्तेमारियत, इस्तेमारी निज़ाम, colonialism, post-colonialism and intergenerational trauma. कि पिछले 100 साल में इंटरजेनरेशनली किन ट्रॉमास से गुजरे हैं, वो इंसिडेंट्स मेजर क्या हैं, उनको भी एनिमेटेड तरीके से. एंड बाय दिस टाइम हमारी एनिमेशन की कैपेसिटी काफ़ी क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी तक मैच करना शुरू हो चुकी थी. आवर रिसर्च कैपेसिटी वाज वेरी गुड एज वेल. उन दोनों को कनेक्ट करने की कैपेसिटी वाज वेरी गुड एज वेल. सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. सो वी स्टार्टेड वर्क ऑन दैट. शहरी तबस्सुम फिर रिलीज होने से पहले I was invited to a bunch of universities locally and abroad, so around 40 universities ranging from Cambridge, Oxford to either Karachi University and Punjab University. Film dikhane ka mauka mila, lectures dene ka mauka mila on blasphemy laws, as well as film ke upar discussion karne ka mauka mila from the perspective of the viewers, not from our perspective, and that was a very important process. Then COVID happened, and while COVID was happening and there was a bunch of other projects that we were doing, क्योंकि हम सर्विस प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं as long as they are socially responsible projects. Swipe जो है वो start हो चुका हुआ था in December, which is this film जो कि अभी रिलीज हुई है, which we're very very proud of. And that was a challenge that we went through. Okay, how do we, because as an office we are very collaborative. अगर 20 लोग हैं, then we're together working on something. There's always an exchange of ideas. And a lot of the times your pre-production process, that's not a cleanly separate process from the production process. It's very much like, oh, thing is growing from the center outside. And the same happened with this film. It started off as a very small film and ended up being a very ambitious film. बेशक 15 मिनट की फिल्म है, लेकिन 80 से ज़्यादा shots हैं and like लाखों पे लाखों drawings हैं. And it was a labor, a very intensive labor, physical and emotional. I think I cannot stress enough कि इससे मुझे कितना सीखने को मिला प्यार की अहमियत को while talking about violence, because Swipe is about violence की क्या forms हो सकती हैं. ज़बान को आप, language को आप कैसे corrupt कर सकते हैं. एक इश्क रसूल का एक लफ्ज़ एक बहुत खूबसूरत है, उसको corrupt करने के क्या तरीके हैं. एक शातिम रसूल, एक गद्दार, एक बहुत delicate लफ्ज़ है, उसको आप कैसे corrupt कर सकते हैं. और उससे आप लोगों को control कैसे कर सकते हैं, चाहे वो corporations हो, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो fascist elements हो, चाहे वो कोई group of elements हो, radical elements हो. ये सब themes explore तो हो रही थी फिल्म में, लेकिन somewhere in August I think film became a lot more about love and about almost like a plea. एक अहमद फराज की नज़म की वजह से जो हमने इसमें डाली थी कि हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो. एक थीसिस स्टेटमेंट, एक मिशन स्टेटमेंट बन गया था कि हमने अपनी आवाज को बड़े एतमाद से लोगों तक पहुंचानी है, लेकिन बड़े प्यार से पहुंचानी है. तुम अपने अकीदों के नेज़े दिल में उतारे जाते हो. हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो. एक ऐसे चीज के बारे में जिसके ऊपर बात करते ही लोग जो है कत्ल की धमकियां देना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसको अगर हम प्यार से बताने की कोशिश करें, एक कहानी के तौर पर बचाने की कोशिश करें, उसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों के एक फिक्शनल वर्ल्ड में बताने की कोशिश करें, तो क्या इससे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, क्या इससे शायद लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. एंड दैट रिजल्टेड इन द रिलीज ऑफ दिस फिल्म. एंड हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि शहरी तबस्सुम का तो बहुत ही एक्सेप्शनल रिस्पॉन्स था क्रिटिकली एंड इन टर्म्स ऑफ पीपल, कि जहाँ पे रेयरली एनीवन वाज डिसलाइकिंग द वीडियो. इधर हमें था कि ऑब्वियसली
50% रेशियो होगा, लाइक डिसलाइक का, धमकियां मिलेंगी, हमने हर एक से परमिशन ली, नाम चाहते हो, शक्ल चाहते हो, सूडो नेम्स रखेंगे. बट व्हेन वी रिलीज द वीडियो, सरप्राइजिंगली बट ऑल्सो प्लान भी यही था. आई थिंक एक ऑथेंटिसिटी थी इस कहानी में, जिसकी वजह से द रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्म वाज एक्सेप्शनली पॉजिटिव. इट वाज अ लॉट ऑफ पीपल जो बेशक इससे अग्री करें ना करें हमारी बाकी तहकीक से, हमारे इंटेलेक्चुअल आइडिया से, हमारी आइडियोलॉजी से, लेकिन वो दिली तौर पे कनेक्ट कर पा रहे थे कि ओ आई एम विद यू देयर, दिस मेड मी सैड, या दिस मेड मी क्राई, दिस मूव्ड मी. एंड दूसरा एक और वजह ये भी थी कि पीपल वर रियली ब्लोन अवे बाय द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ द एनिमेशन. सो लोगों को इस चीज पे बहुत जेन्युइन एक्साइटमेंट थी कि पाकिस्तान के अंदर 2D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स बन रही है, और एक साल में 2 निकल गई हैं, और दोनों एडल्ट थीम्ड हैं, दोनों ओरिजिनल हैं, दोनों एक खास सब जॉनरा से ताल्लुक रखते हैं जिसके बारे में पहले कभी फिल्म नहीं बनी, साहिब खिलाफत. दोनों बहादुरी से बात करते हैं, और दोनों कोशिश कर रहे हैं टू डू समथिंग न्यू. So, and that takes us to right now, which is where we're finishing a documentary on the blasphemy law. हाशिया की एक दो चीजें रिलीज हो चुकी हैं, but major release really starts January, जहाँ पे हम majorly we start doing the same things in Urdu and multiple animations. हसीब रहमान ने डायरेक्ट की एक शॉर्ट फिल्म जलियांवाला बाग पे, वो हम इसी महीने रिलीज करेंगे. वो दैट्स अ पफबॉल प्लस हाशिया का एक combined production. So those are some of the things that now, and also Puffball चूंकि अब एक service company भी है, but mostly for foreign clients, so Facebook के लिए we do some of animated work locally as well as internationally. So there is some service work that we do, as long as it has to do with literacy, as long as it has to do with campaigns on rights and human rights. तो वो हमारी एक niche बनी हुई है कि अगर Canada का human rights community wants to make an animation, so we'll do that animation for them, so that we keep having a sustainable business model of how do we make things that we want to make, while also making sure that ये एक इदारा बने, ना सिर्फ एक 2 साल का passion project. So that's pretty much, and I think the one thing जो आप जानना चाह रहे थे, one of the things कि लोगों को मालूम हो, especially young people, that आप किसी एक जगह से शुरू करते हैं, and by the time you end, how much do you allow yourself? I think one of the things is कि अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, टीम से सीखने के लिए तैयार हैं, इदारे में मिसाल के तौर, सबसे ज़्यादा मैंने सीखा अपने इदारे से है. मैंने सबसे ज़्यादा सीखा अपने टीम मेंबर्स से है, कोट एंड कोट एम्प्लॉइज से सबसे ज़्यादा सीखा. और वो सीखा इमोशनल इंटेलिजेंस कहें, या आप उसको आइडियोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहें, लेकिन जो एक सकाफत, एक कल्चर, इस माहौल जो एक हमने मिलके बनाया है, उसमें हर कोई ग्रो किया, हर किसी ने ग्रो किया है, इंक्लूडिंग मी. लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन ये इदारा इन इटसेल्फ एक स्पेस बन चुका है जहाँ पे आप ग्रोथ कि एक मार्जिन हमेशा रखते हैं कि हाँ मैं इस बारे में गलत हो सकता हूँ. व्हिच इज प्रिसाइसली व्हाई इवन इन दिस फिल्म एट द एंड आई सेड कि वल्लाहुल आलम लिख लो, जो कि फतवा का एथिक होता है कि व्हेन यू राइट अ फतवा एट द एंड यू हैव टू से गॉड नोज बेस्ट, आई कुड बी रॉन्ग. दैट आइडिया ऑफ आई कुड बी रॉन्ग इज क्रूशियल, एंड आई थिंक that allows me personally, as well as wanting to meet new people. एक इंसान मुझे मुझसे बहुत मुख्तलिफ दिखता हो, लेकिन मुझे उससे शफकत और मोहब्बत की फीलिंग आती हो, तो that means I have to open myself to the idea कि जो उसके ख्यालात हैं वो भी एक वजन रखते हैं. So that is the reason quote unquote वो 180 डिग्री वाली चीज आती है कि एक रूम है, एक दिल थोड़ा सा खुलने का मौका मिलता है, कि आपका जो चेस्ट है जब वो ओपन होता है to more ideas, तो आप you all are able to live fully as well. I wouldn't say happy or unhappy, but you're able to live more fully, more authentically, and that's, I think, that authentic living कि क्या आप अपने साथ सच्चाई के साथ काम कर रहे हो with your own self, वो कश्मकश से होते हुए I think was the driving force behind what you call, and I call, growth as well. Thank you so much अरफान, इतना आपने डिटेल किया. जस्ट मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, बिकॉज आई वाज वन ऑफ द लकी वंस जिनको आपने लाहौर में इनवाइट किया था स्वाइप के उसके ऊपर जो हमारे प्रीमियर हुआ था, एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट मूवी. जिसने अभी तक नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंड. मैं बार-बार लोगों को कहता हूं देखें. बट जिस तरह बात कर रहे थे वो यही मुझे भी उस टाइम यही फीलिंग आई थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मूवी यू आस्क्ड अस कि आपको शेयर करें, और 2-3 मिनट तक खामोशी थी, एंड यू वर जस्ट होल्डिंग द माइक एंड वेटिंग कि कोई फीडबैक आए. और आई थिंक जो मुझे चीज हिट की थी, मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो वो मुझे ये लग रहा था कि दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे शहर तबस्सुम वाज
थोड़ा आपको लग रहा था फिक्शनल वर्ड लग रही है, इट वाज अ डिफरेंट वर्ड एंड इट वाज नॉट दैट डायरेक्ट एज वेल. अगर आप थोड़ी बात करें एक आम ऑडियंस को शायद समझ ना आती, बट दिस वाज वेरी डायरेक्ट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो चीज मुझे हिट की थी वो ये थी कि यार इट्स नॉट कि ये ऐसा हो सकता है, हम ये देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका है. And this is what the future might look like, and that is very scary and and sad as well कि ये already start हो चुका है. So I think that hit a nerve. But before moving forward, मैं एक दो बातें जो आपने शुरू में की थी उनसे बात करना चाहूंगा. जिस तरह बार बार बात कर रहे हो कि ओपननेस की बात होती है, आप बात होती है कि दूसरों को सुनने का हौसला, दूसरों की बात सुनने का बर्दाश्त करने का हौसला, उनके साथ एक कंस्ट्रक्टिव आप डिस्कशन करते हैं. बट ये सारी चीजें आप ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकोगे, उस एनवायरनमेंट में जनरली इनकरेज नहीं की जाती. सो यहाँ पे शायद आपके पेरेंट्स का बड़ा रोल था जिन्होंने आपको वो रूम दिया कि आप लेफ्ट से मिले, राइट से मिले और उनकी बात सुने. और एक हमारी ट्रेनिंग होती है कि अच्छा आप दूसरों की बात सुने और फिर आप बहस बाय बहस ना करें बट डिस्कशन करें, कन्वर्सेशन करें. बट डू यू थिंक कि अभी जो हमारा सेटअप है स्पेशली जमात वाली साइड पे, या पर्टिकुलर हम उनकी बात ना भी करें, उससे एक सेटअप जो एग्जिस्ट करता है उसमें कितना रूम है एक बच्चे के पास जो आज वहां पे एग्जिस्ट करता है कि, और इवन आप 20 साल पहले की बात भी करो, कि वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सके या इस तरफ सोच भी सके? नहीं, रूम भी नहीं है और एक्सेस भी नहीं है ना. मतलब अगर कोई एक्सेस हो, मैं अगर बात करना चाहूँ, मैं मैक्सिमम, इतनी उदास बात है, मैक्सिमम लोगों से नहीं बात कर सकता. विद ऑल द टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, जितनी मर्जी जबान लोकल हो जाए, मैं नहीं बात कर सकता. विच इज वाई दो तीन चीजें. एक तो ये कि वो लोग जिनके पास ये प्रिविलेज रहा, जैसे मेरे पास रहा कि मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल पाया, और तो ऑलमोस्ट उनके ऊपर से एक जिम्मेदारी बनती है कि वो ये ना बोलें कि तुम खुद फिगर आउट क्यों नहीं कर सकते बात को. एक खास तबके जो कि जिसने राइट या रॉन्ग नहीं सीखा, बस उसके पास एक्सेस आया इल्म का, नॉलेज का, जो कि वास्ट हो, which allows you to then choose कि मैं इस रास्ते में, this is the way I think economics wise, this is the way I see class को, gender को मैं इस तरह देखता हूँ, या मैं शहरियत को इस तरह देखता हूँ, या मैं पर्सनली ताल्लुकात को इस तरह देखता हूँ, प्यार को, काइंडनेस को, गुस्से को, एंगर को, स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस को इस तरह देखता हूँ. मल्टीपल पोजीशंस कैन एग्जिस्ट, लेकिन उन मल्टीपल पोजीशंस को जानने के लिए यू नीड एक्सेस टू नॉलेज. वो लोग जिनके पास वो प्रिविलेज ऑफ नॉलेज है, ना सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो प्रिविलेज ऑफ क्लास या जो बहुत अमीर लोग हैं उनके पास वो प्रिविलेज ऑफ नॉलेज ही हो. देयर फॉर सम रीजन एक तबका है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, मिडिल अपर हो, या जो भी हो, जिसके पास थ्रू लकी एक्सीडेंट्स या फिर थ्रू स्ट्रक्चरल डिजाइन ये प्रिविलेज मौजूद है कि दे हैव एक्सेस टू नॉलेज. नाउ इट इज आवर जॉब, हाउ डू वी मेक इट एक्सेसिबल. रूम की बात में मैं भी आता हूँ. पहला स्टेप तो ये है कि वो एक्सेसिबल हो ना. लाइक जो अगर एक तहरीक खत्म नबूवत वाले हैं, उनका बच्चों का इस्लाम का मैगजीन तो हर हफ्ते चलेगा, और उसके अंदर कहानियों के जरिए डायरेक्ट हर तरीके से दे वुड कीप प्रोवाइडिंग देयर आइडिया एंड ऑफ लाइफ, देयर आइडिया ऑफ लव, जिसमें वायलेंस शामिल है. अब फर्ज करें आप वायलेंस पे यकीन नहीं करते, आपके ख्याल में वायलेंस इज नॉट द वे. वो रूम दूर की बात है, वो रिसोर्स क्या है, फिक्शनल हो या नॉन फिक्शनल हो. जबर किसे कहते हैं, इसकी एक नॉन वायलेंट वीडियो ऐसे ही उर्दू में बना दे कोई, राइट? आई मीन इंक्लूडिंग अस, कि हमने क्यों नहीं बनाई अभी तक, कि वायलेंस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, उसको सिंप्लीफाई करके मुख्तलिफ फलसफे, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, बताएं कि वायलेंस क्या होता है, रियासत का जबर क्या होता है, जबर की मुख्तलिफ शक्लें क्या होती हैं. उसकी फिक्शनल फॉर्म में हमने क्या बताया. हमने जब तक, हमारे ऊपर पहली जिम्मेदारी आती है कि हम एक्सेसिबल चीजें बनाएं जो कि सबके लिए हो. अगर हम एक ह्यूमन राइट्स कैंपेन बनाएं, वो भी अंग्रेजी में बनाएं, और वो भी एक खास तबके में बनाएं, और वो भी एक होटल के अंदर दिखाएं जिसके अंदर 50 लोग हों, तो फिर ज्यादती की बात है. और फिर हमारे पास वो ग्राउंड ही नहीं है, मॉरल ग्राउंड ही नहीं है कि हम कहें कि जी ये माशरे में लोग क्यों ओपन नहीं है टू न्यू आइडियाज. दूसरा, अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, जिसके बारे में मैं ट्रेन नहीं हूं टू स्पीक ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ ओपननेस टू आइडियाज, रूम की बात है. एंड एज फार एज रूम की बात है, आई थिंक हर तबके में आई हैव सीन सम इंडिविजुअल्स जिनके अंदर एक नीड है टू ब्रेक अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशन,
सो देवबंद में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। देवबंद में बहुत सारे बच्चे अपना या तो आलिम फाजिल कोर्स जो कि बैचलर्स होता है, या फिर इफ्ता का कोर्स, फिक का कोर्स, तफहीम का कोर्स जो कि मास्टर्स होता है, इसके बाद थोड़ा सा डिसइल्यूजन होते हैं कि दिस इज नॉट इनफ, अब मैं थोड़ा सा और कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा और कुछ समझना चाहता हूँ। एंड उनको फिर मौके बहुत सारे मिले भी हैं बाज़ बच्चों को, बाज़ जगह थ्रू इंस्टीट्यूशंस जो कि इंटरनेशनल हैं, जैसे एक साउथ अफ्रीका के देवबंद स्कॉलर हैं इब्राहिम मूसा, डॉक्टर इब्राहिम मूसा, इज अ PhD, इज अ डॉक्टर। उन्होंने एक स्टार्ट किया प्रोग्राम इन इंडिया एंड पाकिस्तान के जो लोग ट्रेडिशनली ट्रेन्ड स्कॉलर्स हैं उनको हम PhD के लेके जाएं बाहर, एंड उनको हम वेस्टर्न एकेडमिया के मॉडल में तारीख और फलसफे को से एक्सपोज करें। सो दैट्स एन इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ डूइंग इट। दैट्स नॉट स्केल्ड ऑब्वियसली, इसको स्केल करना आप हर कोई PhD ना करना चाहिए, ना कर सकता है, बट दोज पीपल कैन देन गो बैक टू देयर कम्युनिटीज एंड डू समथिंग अबाउट इट। एंड दूसरा ये कि आई थिंक हर किस्म के घर के माहौल, आप लिबरल से लिबरल कोट घराने में भी ये तंगी आ सकती है कि नहीं तुमने इस तरह ही जिंदगी गुजारनी है। मिसाल के तौर पे तुमने हेड स्कार्फ नहीं पहनना, या तुमने बुर्का नहीं पहनना, या मिसाल के तौर पे तुमने अपने पसंद से शादी नहीं करनी, कि हम जितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए इस मामले पे तो हमने जो है अपने खानदान में या अपने बरादरी में शादी करनी है। एट सम पॉइंट चिल्ड्रन हैव टू, वो जो जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर एम्बिलिकल कॉर्ड काटता है, तो एक दूसरी दफा एम्बिलिकल कॉर्ड काटने की जरूरत हर इंडिविजुअल पे पड़ती है। यू कैन नॉट डू दैट व्हेन यू आर 11 और 12, एंड यू कैन नॉट डू दैट अगर आपको 11-12 साल की उम्र में इतनी बुरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि आपको लगे कि ये एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं है, ये मुआशरा है, ये कम्युनिटी है, ये टुगेदरनेस है। सो फॉर दोज हु आर लकी इनफ, एंड इट इज लक, कि जिनके जहन में या पर्सनैलिटी ट्रेट में ये चीज हो कि ये umbilical cord है, I can still be my own person, I can still have a relationship, मुझे ये तार नहीं चाहिए to love my parents, to love my family। मुझे अपनी माँ के साथ belonging के लिए सबसे पहले एक चीज काटनी पड़ती है। वो काटने की हिम्मत रखने की थोड़ी जरूरत है मुख्तलिफ तबकों में, और फिर वो तबके वो लोग जब काटते हैं और फिर समझते हैं और सीखते हैं, उसके आगे जाके फिर then maybe we can make things accessible। and अब फोन स्क्रीन्स डू अलाउ थिंग्स टू मेक एक्सेसिबल। आपके पास अगर रूम ना भी हो फ्रॉम पेरेंट्स, बच्चे फिर भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चे फिल्म्स देख रहे हैं, बच्चे वीडियो एसेस देख रहे हैं। अब क्या मटेरियल दिया है हमने, क्या मटेरियल हमने दिया है? एज एंगेज आई लुक बैक एंड आई रियलाइज द मेनी थिंग्स वी कुड हैव डन बेटर, वी डिडंट, वी कुड हैव डन सो मच बेटर। इट्स लाइक क्वालिटी पे पड़ जाना या इस चीज में पड़ जाना कि चीज अच्छी दिखनी चाहिए, वो आपकी अपनी जो ह्यूब्रिस है और आपकी जो अपनी अना है, उससे बढ़कर आपकी इवेंचुअल मिशन क्या है। एंड इफ पार्ट ऑफ योर मिशन इज कि आपने चीजों को एक्सेसिबल बनानी है, तो उसकी जिम्मेदारी हम पे बनती है। एंड आई थिंक दैट कैन अलाउ पीपल, आई थिंक eventually the goal should be कि someone like मुमताज कादरी बेटा, मैं उससे रिलेट कर सकूं, मैं उससे बात कर सकूं। फॉर सम रीजन मेरे ज़हन में सीधा दैट्स द पर्सन एंड गोल, कि एटलीस्ट वो ये जान सके कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसका खैर ख्वाह हूँ। जो देख रहे हैं इस वक्त, वो उनमें से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देखते ही लगे ये तो आ गया एजेंडा वाला, ज्यूइश एजेंडा वाला लड़का, तो अब मैं हंसता नहीं हूँ इस बात, मुझे समझ आती है वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। और मैं उनसे फिर ये कहूंगा कि आपको जो लगता है, मुझे समझ आ रही है आपको क्यों लगता है, खौफ और एक खतरा लगता है कि ये क्या करना चाह रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, आप मेरी फिल्म देखें तो आपको नजर आएगा कि दर्द मेरे पास भी वही है जो आपके पास है बच्चों के लिए। शायद फर्क जो है वो इस चीज पे हो कि मुआशरा किस तरह दिखना चाहिए, कितना कंजर्व करना चाहिए, कितना एक्सपैंड करना चाहिए। और इस पर बातचीत जब तक नहीं होगी तब तक आप भी हारेंगे और मैं भी हारूंगा, और हम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही, एक साइकिल ऑफ वायलेंस के अंदर ही फंसे रहेंगे। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि आई थिंक जो हमारा एक कल्चर और वैल्यूज ज्यादा प्रमोट की जा रही है वो खौफ है, एक दूसरे से खौफ, एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी से खौफ, और उसकी वजह से अपने खौल में हम इतने बंद हो जाते हैं कि वी एक्चुअली डोंट एंगेज एट ऑल। बट दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है, आपके पास यू आर बोर्न इनटू अ सर्कल जहाँ पे यू हैड एक्सेस टू ऑल दिस मुफ्तीज एंड दीस प्लेसेस, यू आर वेलकम बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। बट जो आप उनसे बात करना चाह रहे थे, जो आप काम कर रहे थे, ब्लास्टिंग लॉ के स्पेसिफिकली हम बात करें,
उस पर जो रिसर्च कर रहे थे, आई एम अज्यूमिंग कि वो उसे एग्री नहीं कर रहे थे या उसे एग्री नहीं करते थे स्कूल ऑफ थॉट से, और उनको शायद लग रहा हो कि यार ये काम एक तो जो है वो फलां साहब का बेटा ये काम क्यों कर रहे हैं, यू नो दिस इज एंटायरली रॉन्ग एंड दे वर नॉट रेडी टू हैव कन्वर्सेशन. सो इस पे आप थोड़ा लाइट डालो कि इफ माय अजम्पशन इज रॉन्ग एंड इफ इट इज राइट, तो फिर कैसे नेविगेट थ्रू किया आपने उन डिफिकल्ट चैनल्स में से. एक्सेस करना तो एक आसान चीज थी इन द सेंस कि आपके पास कॉन्टेक्ट्स थे, पुराने रिलेशनशिप्स थे, बट इस पे आगे काम करना इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क. ये assumption आपकी ना सिर्फ सही है बल्कि इससे ज्यादा बात हो जाती है कि जो चीज my parents, I owe a lot to my parents too, is I learned how to aim and aspire to be generous because of my mother, to see her कि उनके अंदर शफकत और kindness और empathy, और वालिद साहब के अंदर integrity. Now those are values that I can still extract from them, चाहे वो integrity किसी भी context में maintain हो रही है. लेकिन obviously वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी ऐसे सर्कल में फिरूं जहां मेरा दिमाग फिर जाए. उस लिहाज से they were as traditional of parents as any of ours, which is like stay in this circle, that circle is not good for you. And so a lot of that happened behind their backs. Obviously चुपके से पीछे से निकल के रात के 12 बजे जैम करने जाना और फजर से पहले वापस आ जाना. It's the same kind of stories that people have to face when they want to do something जो कि वालिदैन नहीं चाहते. But वो तरीका जो है ना, I think as in my case financial independence became very important. कि जब तक उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बच्चों वाली बातें नहीं कर रहा, he is an adult. And somehow हमारे माशरे में barometer of an adult is कि आप financially independent हो, as sad as it is. तो मेरा hack उस वक्त यही था कि जब वो मुझे as an adult देखें, जब उन्होंने मुझे as an adult देखना शुरू किया, they allowed me quote unquote के उन्होंने अपने जहन में रूम बनाना शुरू किया कि इसके ख्यालात थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं. एंड ऑब्वियसली लेकिन जब बैंड बनाना शुरू किया, 2 बैंड्स थे मेरे, कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म करना शुरू किया, और जब क्लासमेट मेरे पेपर्स ने उनके ही दोस्तों को या अहबाब को एक्सपोज किया, वो लोग जो हमारे घर में आते हैं उनको एक्सपोज किया, उन्होंने ऑब्वियसली बोला, शिकायत भी लगी कि ये मेरे बारे में क्या बात हो रही है. अच्छी बात ये है कि बेशक साल लगे हों, थेरेपीज लगी हों, जो भी लगा हो, eventually I saw my mother accept like the idea, not just के जो तुम कर रहे हो उसकी नीयत सही होगी, but accept के the blasphemy law is wrong. कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. It took years, 6-7 years, but ultimately they allowed that. Now, do they want me to still pursue this? That's a different thing, because उनको लगता है कि ये तो बातें ही खत्म नहीं होगी then, कि आप क्योंकि all of these are at the end of the day technically progressive ideas, कि आप मुआशरे में बराबरी और मसावी शहरियत चाहते हो. मसावी शहरियत, जितनी ज्यादा मसावियत चाहते हो वो उतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव आइडिया होती है. आप जितनी हायरार्की चाहते हो वो उतनी ज्यादा एक ट्रेडिशनल वैल्यू कंजर्व करने की बात है, कि एक शौहर क्या होता है, एक बाप क्या होता है, एक मर्द क्या होता है, उसकी हायरार्कीज क्या है, किनको ऑफिस होल्ड करने की इजाजत है, मजहब को, किसको नहीं है. तो वो एक हायरार्की है, उसको आप जितना फ्लैट करेंगे उतनी है प्रोग्रेसिव वैल्यूज. नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग. Conservative people can be incredible people as well. दुनिया भर में there are people who have tried to conserve a society, and then there are people who try to create a progressive community. उसमें आप कहीं दरमियान में किसी बैलेंस में reach out कर पाते हैं. My parents unfortunately are unique in this sense. ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं who would allow them to open the idea कि oh जो तुम बात कर रहे हो वो सही है. Now to this point they still would like I don't do what I do. That because I'm a good businessman, that I do, let's say, my standard computer science work, or even at most make films, short films, but not go into advocacy, not go into things that can actually change things. Also because of risk of life, also because of, you know, what it means to them. कि वो भी तो they're important people in that party, and उनके ऊपर भी एक वजन आता है. और मैं जानता हूँ कि मैंने उनको बहुत मुश्किल पोजीशन में बार बार डाला है. लियाकत बलोच साहब आए हुए थे मेरे वालिद साहब के पास कोई 1 हफ्ता पहले ही, मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, बिकॉज पॉडकास्ट में पहले उन्हीं के बारे में मैंने बात की हुई थी.
So I understand कि मैंने उनको काफी मुश्किल चीज में डाली, लेकिन as an adult and assuming them as an adult कि दोनों में से हम में से अब कोई भी child नहीं है, मैं अपनी बात जब तक इंटेग्रिटी के साथ, सच्चाई के साथ कर सकूं, सच्ची नीयत के साथ कर सकूं, मैं ये एक्सपेक्टेशन जरूर चाहूंगा, और दैट हैज हेल्प मी कि वो भी फिर एज एन एडल्ट उस चीज को सुने ना कि ओ ये बच्चा डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग. एंड आई थिंक जितना ज्यादा इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि रिएक्शनरी होने के बजाय the idea should be firm but kind. How can you be firm, but how can you also be kind? आप violently बिल्कुल, unless it's an abusive relationship and it's a toxic relationship, violently अगर बिल्कुल ताल्लुक तोड़ दोगे तो आप अपनी जड़ें खो बैठोगे, आप अपनी रूट्स खो बैठोगे. आज अगर मैं कोई पार्टनर ढूंढ रहा होता हूँ या कम्युनिटी ढूंढ रहा होता हूँ, मैं हमेशा ये जरूर देख रहा होता हूँ कि क्या ये मुझे completely मेरे जड़ों से उखाड़ के तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो जड़ें अहम हैं. इवन अगर उसमें से कोई ऐसी चीज हो जिस पर मैं कीप नहीं करता, मैं फिर भी उस पर थोड़ा बहुत फॉलो कर लूं ताकि मेरे रूट्स मेंटेन्ड हों, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे इर्द गिर्द हर किस्म के लोग होने चाहिए. सो नेविगेशन उसकी यही थी, टू डील विद देम एज एन एडल्ट, टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन एडल्ट, टू नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ चाइल्डनेस. और वो क्या होती है चाइल्डनेस? वो यही होती है चुपके से काम करना, या फिर गुस्से में काम करना, या फड्डे करना, या बहुत जल्दी रिएक्शनरी हो जाना, या फिर पेशेंस ना होना. मेरे अंदर अदम बर्दाश्त था कि इफ आई स्पोक टू माय मदर कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये अरफात ने जो काम किया है तो बड़ा काम किया है, प्रिंसटन मुझे बुला रहा है, लेकिन घर में जो है आप मुझे, दैट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ चाइल्ड जो कि अपनी अम्मी से वैलिडेशन चाहता है. दैट विल नॉट गेट यू एनीवेयर. Once you understand कि वालिदा के साथ ताल्लुक क्या है, how can you integrate that ताल्लुक? And it's a lifelong process. Everybody has mother and father issues. I'm pretty sure as calm as Barack Obama looks, even he has daddy and mommy issues. Everybody will always have it. Lekin how can you process it? How can you have it grow कि दोनों ताल्लुक भी grow हो? आप कैसे उनके साथ relate कर सको? कोई ना कोई तरीका तो मिल सकता है ना, no matter how different you are. You come out as someone with a different sexual orientation, you will still try to find a way, how can I relate to my parents, even if they completely disapprove of me. Sometimes it's not advisable at all if it's emotionally unhealthy, लेकिन वो ताल्लुक से relate कर पाने के लिए आपको adultness की जरूरत है, उस adulthood में पहुंचने के लिए, because माशरा नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता कोई भी adult हो जाए. जब तक के वालिदैन फौत नहीं होते तब तक आप बच्चे रहते हो, आप साथ रहते हो, आपके बच्चे भी हो जाएं, आप गाड़ी को ठीक करना आना, पेट्रोल गाड़ी की सर्विस कराना आना डज नॉट मीन दैट यू आर एन एडल्ट. अपने तौर पे सोच पाना, फैसले ले पाना, उस फैसले पे अमल करना, उस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को खुद झेलना और फिर उसको खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट्स बीइंग एन एडल्ट. एंड सो उस एडल्टहुड से फिर जब आप बात करो, शायद दैट इज द वे टू नेविगेट अ हाउस होल्ड जो कि आपसे थोड़ा मुख्तलिफ हो इंटेलेक्चुअली. लेकिन इसमें एक तो हमने पहले पार्ट की बात की, वो ये है कि हाउस होल्ड की बात हो रही है और आपने कैसे नेविगेट किया इंटरनली. बट नाउ यू आर एट अ मदरसा जहाँ पे आपके वालिद साहब को लोग जानते हैं, जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके बेटा आया है तो यही हमारी वाली सोच है, यही उसका. और अब वहाँ पे आप जाके उनसे 180 डिग्री क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो मुझे बात बताई है, आज से 20 साल से बात कर रहे हैं, ये तो गलत है. सो और उसके आपको उनसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट भी करनी है, आपसे उनसे उनका ओपिनियन भी चाहिए, ताकि आपकी रिसर्च तभी वैलिडेट होगी अगर आप दोनों साइड कोट करोगे और फिर आप रेफरेंसेस दोगे. तो अगर हम उस साइड पे बात करें कि आप मुफ्तियान से जब बात कर रहे थे, मदरसों में जा रहे थे, डिफरेंट फिरकों से बात कर रहे थे और एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, आई वोंट से कि आप उन पे इम्पोज कर रहे थे जजमेंट, बट दैट मस्ट हैव बीन अनदर डिफिकल्ट प्रोसेस टू नेविगेट थ्रू दैट एज वेल. हाँ, आई मीन चूंकि जमात मंसूरा अगर अलहदा रखें और मदारिस, क्योंकि मेरे खानदान का ताल्लुक देवबंद और बरेलवी तबकात से तो नहीं है, तो वो तो मुझे बतौर जमात के या ओनली तंजीम इस्लामी में जब गए थे, जो डॉक्टर इसरार साहब का हमारे खानदान से बड़ा गहरा ताल्लुक था, या फिर अगर हम उसमें जाएँ मंसूरा में, जब मैंने फरीद प्राचा, काजी साहब की बेटी और लियाकत बलोच, इन सब से बात करनी थी, क्योंकि लियाकत बलोच वाज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस था. वहां पे ये सवाल ऑब्वियसली उठता है कि आप मजहर साहब के बेटे हो. बाज़ दफा कॉमिकल चीजें भी हुई हैं, लाइक विद एडवोकेट इस्माइल कुरैशी, वेयर ही अज्यूम्ड, मैंने ठीक भी नहीं किया कि ये तो आया अपना शेर
ये तो नेक्स्ट कादरी बनेगा। बट ऑन दी अदर हैंड बात दफा बहुत एक्सप्लिसिट कॉन्वर्सेशन हुई है कि भाई फरीद पराचा साहब क्या सीन है, आप सच क्यों नहीं बोल लेते, एंड ही विल से कि इसे सच की या झूठ की बात नहीं है। मुझे पता है कि असली में मौलाना मौदूदी ने भी ये बोला है, कोई इजमा नहीं है, लेकिन मैं लाइक इसको झूठ नहीं बोलते, इसे विजडम बोलते हैं, मसलहत बोलते हैं कि मसलहत है इस चीज़ में कि बाज़ चीज़ों को अभी ओपनली ना बोला जाए। सो बंद कमरों में बैठ के तो एक डिबेट भी हमने लम्स में करवा दी थी, फरीद पराचा साहब एक तरफ थे, मैं उस तरफ था, और मान गए थे। अब उनकी भी मैं एज मच एज आई एम नॉट अ फैन, आई एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि वो बिल्कुल एक फॉरेन पिच में आके खेलने के लिए तैयार थे फॉर वंस। सो आई थिंक कि उधर ज्यादा इशू नहीं हुआ मुझे, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल कि दिस इज हु आई एम, माय पेरेंट्स एक्सेप्ट मी। मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा है, आपने ये बात टेलीविजन में बोली, आपके अपने लीडर ने ये बात बोली थी 1927 में, और आपकी पूरी जो रवायत है, चाहे आप उसको फॉलो करने वाले हो ना हो, तारीखी तौर पे बिल्कुल इससे ऑपोजिट बात करते आ रहे हैं, तो ये तो बात सही ना हुई। तो उधर तो मुझे जवाब चाहे टेढ़े मिले, सीधे मिले, अवॉइडेंट मिले, लेकिन मुझे उधर कोई मसला नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ इमोशनली या इंटेलेक्चुअली या कोई कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक देयर वाज मोस्ट ऑफ द टाइम सेमिनरीज में एक इंटिमिडेशन थी कि जैसे ही आप एंटर होते हो आपको लगता है कि ये तो दुनिया कोई और है। अब मैंने बात करनी है 295C के बारे में, कानून तौहीन रिसालत के बारे में। आप दारुल इफ्ताह के अंदर एंटर होते हो जहाँ पे फतवे लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सारे मुफ्तियान बैठे हुए हैं, अगर जामिया अशरफिया के इधर सारे बैठे हुए हैं, 15-20 मुफ्तियां टेलीफोन पे बैठे हुए हैं या खत के जवाब लिख रहे हैं, वो सारे प्रॉपर्टी के मामले डिस्कस कर रहे हैं, या फिर निकाह टूटा नहीं टूटा, वही जो 2 सवालात होते हैं यूजुअली, इस पे बात कर रहे हैं। फिर जाते ही फिर अचानक कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको नहीं पता, आपने एक रैंडम मुफ्ती से पकड़ लिया कि अच्छा मेरे पास कुछ किताबें पढ़ी हैं, टेक्स्ट पढ़ी है, उसके में लिखा हुआ है कि अहनाफ के यहाँ और आपके रवायत के यहाँ गैर मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाता तौहीन रिसालत पे, तो ये हमारा कानून ये कहता है, और लोगों ने बोला कि देवबंद के उलमा ने बोला है, तो क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? उसमें फिर काफी बाज दफा थोड़ा सा एक खौफ का आलम भी रहता है। खौफ इस लिहाज से कि अच्छा अभी मैं सराउंडेड हो जाऊंगा तो मैं क्या रेडी हूँ जवाब देने के लिए कि तुम क्यों कर रहे हो ये, क्योंकि पहला सवाल यही होता है कि तुम्हारा क्या ऐसे लेना देना, तुम तो हमारी कम्युनिटी से नहीं हो। मैं अपने से ये काम नहीं था, हमसे ये काम नहीं था, तब तो उन्होंने हमें लिफ्ट भी नहीं कराई, तब तक तो हमें मौलवी कहते रहे। अब जब तुमने कोई रिसर्च पेपर लिखना तो आ गया हमारे पास, तो बहुत सारे उनके सवालात, शक और शुबात को फेस करना पड़ता था। इवेंचुअली चूंकि हमारे पास तारीख हमारे साइड पे थी, टेक्स्ट हमारे साइड पे थी, तो बहुत सारे मुफ्तियान को खुद नहीं पता था, which shows a lack of facility of libraries। बहुत सारे मुफ्तियान ने वो टेक्स्ट जो कि करिकुलम का हिस्सा है दरस निज़ामी का, वो टेक्स्ट ही पूरे नहीं पढ़े हुए थे, बिकॉज उसका एक समराइज वर्जन पढ़ के दे वर जस्ट ग्रेजुएटेड। तो ये ऐसे ही है जैसे आप जो है एक मैनुअल पढ़ लें, मैट्रिक का दे रहे हैं एग्जाम, तो आप सिर्फ मैनुअल पढ़ लें और आप पूरा टेक्स्ट बुक ना पढ़ें और फिर आप मैट्रिक पास कर लें। तो दैट इज व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ द टाइम्स, प्राइमरीली आई थिंक बिकॉज टेक्स्ट बहुत महंगे हैं, ये 6-6, 8-8 वॉल्यूम्स की हर टेक्स्ट हैं, 20-25 हज़ार रुपए की, तो ये तो नहीं अफोर्डेबल चीज़ है जब तक आप डिजिटाइज नहीं करेंगे। खैर दैट्स अनदर कन्वर्सेशन। लेकिन चैलेंजेस उधर थे, इंक्लूडिंग आई रिमेंबर एक दावत इफ्ताह पे तो मैं रो पड़ा था। मैं जैन मौलवी के साथ था जिनके साथ मैं सारा काम कर रहा था, और उधर एक मुफ्ती थे, वो कहते मैंने जवाब नहीं देना। मैं सामने खोला हुआ था हिदाया, और हिदाया के अंदर लिखा हुआ था बड़ा क्लियरली, मैं चाह रहा था कि आप इसका तर्जुमा करके तशरीह करके बताएं। कहते मैंने नहीं बताना। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जनाजे पे तुम लोग आ जाते हो, निकाह हमारे पास आ जाते हो, ये तुम क्या करना चाहते हो? अगर तुम वाकई सच्चे दिल के हो तो तुम 1 साल इंतजार कर सकते हो, 1 साल बाद मेरे पास आओगे। और मैंने बड़ी कोशिश की कि आप क्यों नहीं बता रहे, आप मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे? तो मैंने बताना ही नहीं, वो जिद में बैठ गए थे। और इतना एक अजीब सा प्रोसेस था कि आई सॉर्ट ऑफ ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड Zan took me aside कि खैर इट्स ओके। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ ही प्रेडिक्टेड कि हम 1 साल बाद नहीं आएंगे, और हमें 1 साल बाद नहीं आए, हमें 3 साल बाद याद आया ओ उधर भी जाना था। we proved him right, and by that time मदरसा बंद हो चुका था। So there were a lot of varying possibilities। बाद मदारिस में हम गए नहीं because it just wasn't safe कि जिन मदरसों के बारे में हमने सबसे
डैमनिंग बातें की थी कि उन्होंने तो वाकई हिस्सा लिया, बिकॉज नॉट ऑल मदरसेज, नॉट ऑल मुफ्तियान आर द सेम। जितना ज्यादा आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा आप सियासी होंगे, उतना ज्यादा झूठ बोलना आपको नेसेसरी ईवल लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज सियासत की नेचर है। जितना ज्यादा आप तालीमी तौर पे रहेंगे, उतना ज्यादा सच आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा। सो अगर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं तो वो उन्होंने बोल दिया लोगों से, अपने स्टूडेंट्स से, कि नहीं, कानून तौहीन रिसालत में ये गलतियां हैं, और लेकिन पब्लिकली नहीं बोलने के लिए तैयार। एक बच्चे ने उनकी वीडियो लीक कर दी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि रायम उस्मानी को कत्ल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर उस बच्चे को ना डिसिप्लिनरी एक्शन दे दिया और डिलीट करवा दी वीडियो। तो एक बाइनरी सी है, वो उलमा जो कि इल्म रखते हैं अपनी रिवायत और तारीख के बारे में, वो पब्लिकली बोलने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज उनके लिए उनका काम नहीं आएंगे कि हाँ हम टीवी पे बोलेंगे। वो कभी टीवी पे नहीं आएंगे, उनकी शक्लें नहीं आप देखेंगे। तहरीरें मिलेंगी आपको, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उनके साइड, उनके मदद से, जो कि हम करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो बहुत ज्यादा टीवी पे आते हैं ना, उन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टीवी पे 3 मिनट में क्यों आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो। मतलब जो लोग जलसे करवाते हैं वो did not, वो तालीमी, उनका इतना ज्यादा वेट नहीं है, वो एक सियासी एक्टिविस्ट हैं। और एक्टिविस्ट चाहे प्रोग्रेसिव हों या चाहे कंजर्वेटिव हों, एक्टिविस्ट हमेशा थोड़े से नी जर्क होते हैं। आई थिंक पार्ट ऑफ द गेम इज you're always reacting. So ये जो रिलीजियस एक्टिविज्म है, ये एक बड़ी जदीद चीज है, बड़ी मॉडर्न चीज है। आपको ये नहीं सुनाई देगा कि 16वीं 17वीं सदी में कोई ग्रुप बन गया था जो कि नामूस रिसालत की प्रोटेक्शन के लिए एक तहरीक शुरू हो गई। ये कोई चीज ऐसी नहीं रही है। सो जनूबी एशिया में एक बहुत ही मॉडर्न चीज थी जो कि इंस्पायर्ड थी कि ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट दुनिया भर में हो रही है, तो इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट शुरू कर दी इन रिस्पॉन्स टू दी अहमदिया कम्युनिटी का उभरना। तो उस जदीद चीज को मैं बड़े शक की नजर से देखता हूँ। जब भी कोई जदीद चीज अपने आप को एंशिएंट दिखाने की कोशिश करती है ना, देखें जदीद गांधी साहब भी हैं, जदीद उसामा बिन लादेन भी है, लेकिन वो अपने आप को जदीद कह के जदीद कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, कोई फुकाहा शुकाहा की बात नहीं कर रहा, मैं कोई इस्लामी फिक की बात नहीं कर रहा, मैं कैनन की बात नहीं कर रहा, जिसे कहते हैं ना कैनन। जो लोग कॉमिक बुक फैंस हो उनको ये कैनन का लफ्ज़ शायद पता हो। कैनन के सुपरमैन जो है वो बतौर कैनन क्या हमेशा क्रिप्टोनाइट जो है उसकी कमजोरी थी कि नहीं थी। तो एक कैनन एक चीज है जो राब्ता रखती है पिछले 1200 साल में फिकी तारीख में। वो लोग जो कि एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि हम उस कैनन से हट के बात कर रहे हैं, उनकी तो बात अलग है। मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप कहते हैं कत्ल कर दो, आप कहते हो ना कत्ल करो, जो भी आप कहते हो, आपकी राय है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पिछले 30-40 साल में किया ये है कि बहुत ही जदीद अंग्रेजों से इंस्पायर्ड कानून, एक मिक्सचर ऑफ अंग्रेज कानून विद अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड झूठी मूठी बातें डाल के एक अजीब सा मिक्सचर बना के उसको खुदा का कानून कह के, और फिर ये कहना कि ये रवायती चीज है, ये एंशिएंट है। एंशिएंट ये जो चीज है ना कि ये हमेशा से ऐसे रहा है, ये तो तारीख और हमारी रवायत ही है, ये बड़ी ताकत रखती है अपने अंदर। जब लोगों को लगता है कि एंशिएंट है और हमेशा से ऐसे रही है, उसकी अथॉरिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो जब भी आपको एक जदीद चीज लगे कि एक जदीद आइडिया है, वो अपने आप को एंशिएंट आइडिया के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर सस्पिशन का यू शुड बी वेरी सस्पिशियस के पीछे बहुत एजेंडा और ऑब्जेक्टिव बहुत मुख्तलिफ है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जी सारे लेबर यूनियंस जीतने हैं कि इलेक्शंस। ऑब्जेक्टिव ये है कि हफीज सेंटर का जो अगला यूनियन होगा उसके प्रेसिडेंट तहरीक खत्म नबूवत का बंदा होगा, ताकि जो स्टिकर ना लगाए कि यहाँ पे कादियानियों का आना मना है, उसकी दुकान ही निकाल दो, उसको जगह ही ना दो, झंडे इसराइल के फ्लोर पे डालो। ऑब्जेक्टिव्स बड़े फार रीचिंग है, बड़े सियासी हैं, बड़े थॉट आउट हैं। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सिर्फ एक लेटर ऑफ लॉ पास कर दिया। तो वो मॉडर्न एक्टिविस्ट एनजीओज, ये एनजीओज हैं सारे। ऑब्वियसली हम एनजीओ सोचते हैं तो हमारे जहन में एक तो एक प्रोपेगेंडा फैली है कि एनजीओ का मतलब है ह्यूमन राइट्स या प्रोग्रेसिव। खत्म नबूवत की पहली एनजीओ 1935 में बनी थी, वो एनजीओ थी। मैंने उसका उस दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा था, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ था कि अहमदियों को ये नहीं करने देना, अहमदियों को ये नहीं करने देना है। वो एनजीओ थी, वो उनकी नॉन प्रॉफिट थी। So these are non-profit organizations and they should be held to the same standard as other non-profits are. उनका audit, financial, operational, transparent होना कि आपके objectives क्या हैं। But ये वो तबका है जहां तक अभी तक हम engage नहीं कर
which is activists. Khadim Rizvi is a religious activist. Tehreek Khatm Nubuwwat की various branches are religious activists. ये वो तबका है जो कि बहुत छोटा है तबका, लेकिन चूंकि स्ट्रीट पावर को बहुत अच्छी तरह समझता है और JUI और जमात इस्लामी और PMNPP के साथ इत्तेफाकबाजी करते रहता है, और अब तो उसकी TLP की एक फॉर्म भी आ गई, लेकिन उससे पहले से ये तो 100 साल से सियासत कर रहा है ये तबका, ये जो एक्टिविस्ट का तबका है. और ये इंटरेस्टिंगली तभी आया जब मार्क्स के ख्यालात थोड़े से फैलना शुरू हुए थे, ऑर्गेनाइज्ड वैनगार्ड, इस तरह के आइडियाज फैलना शुरू हुए थे, तभी ये भी उसकी एक फॉर्म समझ लें लेके बिल्कुल डिफरेंट आइडिया को उसके अंदर डाल दिया गया. तो इन NGOs को, इन तहरीकों को, इन एक्टिविस्ट को मैं अभी तक सही तरह एंगेज नहीं कर पाया, और मेरा ख्याल शायद ज़रूरत ना भी हो, शायद ज़रूरत इनको आइसोलेट करने की है, क्योंकि ये डिसइंजेन्युअस लीडरशिप है, ये ऑथेंटिक लीडरशिप या ऑथेंटिक सोच नहीं है. और ये गिनती में भी इतने ज़्यादा नहीं है जो थॉट लीडर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं. दे वुड मच रादर लिसन टू समवन लाइक तारिक जमील या मुफ्ती तकी उस्मानी देन दे वुड लिसन टू जो अगला प्रेसिडेंट TLP का आएगा. इट्स जस्ट दैट तारिक जमील, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से इस बारे में बात कर नहीं रहे. So engagement sometimes has been impossible, sometimes has been very difficult but enriching, जिसमें मेरे अपने assumptions गलत साबित हुए कि जब मैंने बाज ऐसे मुफ्ती से ढूंढा जो कि वो जो मैं बात कर रहा था 20-25 साल से कर रहे हैं कि बेटा आप तो अभी आए हो, हम तो तब से कर रहे हैं, हमारी रिवायत है, आपकी तो है भी नहीं, और आपने ये बात भी गलत की थी. It's a humbling experience to see such wonderful people. अमान नासिर साहब हो गए, उनके वालिद साहब जाहिद राशिदी साहब हो गए, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब हो गए, जामे नुसरतुल उलूम है गुजरावाला में. A lot of incredible institutions that are trying in their own way to grow. And then तीसरा जो अपनी जमात की लीडरशिप की, उनके साथ बात करना I think was the easiest, precisely because I think they trusted the fact कि मज़हर साहब का बेटा है. And I don't think I did any disservice to my parents or anyone else because मेरी integrity का मुझे मालूम है. Obviously शिकवा है family को इस चीज़ से, लेकिन that's okay. It's okay if you have a bit of shikwas with each other. That's part of every relationship. Okay, so before move to अंदर जो important हमने शुरू में बात की थी, एक myth की हम बात करें जिसको आपने कुछ हद तक एड्रेस किया है कि 30-40 साल पुरानी बात है. I think इस पे ज़रा ज़्यादा मैं आपका कमेंट चाहूँगा क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस विद ऑल these communities and as you rightly said we need to engage with them, most of them, अगर आप कह रहे कुछ को हम नहीं भी करें, but what do you think the starting point right now? क्योंकि आपने कुछ efforts किए हैं, कुछ आप इस तरह कह रहे हो भी तशनगी है, हम कर सकते हैं, but if you want to pinpoint one starting point, वो क्या होगा टू मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इतना ज्यादा डिवीजन नजर आती है हमें जब हम उनकी स्पीचेस सुनते हैं. मैं अपना देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो मतलब आई डोंट सी अ कॉमन पॉइंट एट ऑल. सो मैं उनसे जाके बात भी क्या करूँ यार कि मतलब यहाँ पे हम मिले, आप A से चले मैं B से चलूँ, चलो C पे मिलते हैं, बट आई सी मैं कहता हूँ यार देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वी कैन रीच ऑन एन एग्रीमेंट. सो व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट? I mean, first would be कि आप जो points of stakeholders हैं उनको जितना ज़्यादा elaborately ख्याल reflect करके देख सकें कि खादिम रिजवी से engage किसी ने नहीं करना, मुमताज़ कादरी से engage करने की सेंस बनती है, खादिम रिजवी से मुफ्ती हनीफ कुरैशी से engage करने की सेंस नहीं बनती. वो thought leaders जो कि disingenuous हैं उनसे engage करने की ना ज़रूरत है strategically speaking और ना सेंस बनती है प्रिंसिपली स्पीकिंग. जो लोग नहीं जानते दे कैन रीड अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ या गो टू engagepakistan.com टू सी द रिसोर्सेज. लेकिन जो एक समरी वो ये है कि जो हमारी कानून तौहीन रिसालत का जो कानून पास हुआ था 1986 में, फिर उसकी जुडिशल इंटरप्रिटेशन हुई थी 1991 में, उनके जो माखज़ थे, उनके बुनियाद थे, वो 80% झूठ पे बेस्ड थे. और उन झूठ की बुनियाद पे उन्होंने ये किया कि उन्होंने कह दिया कि ये कानून सियासा या ताज़ीरी नहीं है, यानी कि ह्यूमन नहीं है, बल्कि हद है यानी डिवाइन है, जो कि तारीखी तौर पे अहनाफ यानी कि जनूबी एशिया के जो ट्रेडिशन है देवबंद बरेलवी के या जमात इस्लामी के इवन, वो इसका ऑपोजिट कहते रहे कि ये हद नहीं है. फिर उन्होंने ये कहते रहे कि सिर्फ कत्ल की सज़ा है, और अहनाफ ये कहते रहे कि गैर मुसलमान के लिए तो कत्ल की सज़ा है ही नहीं, आप उन्हें वर्बल वार्निंग दे सकते हैं, ज़बानी कह सकते हैं कि ना करो. उसकी लॉजिक भी देते थे कि अच्छा जो ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं वो कहते हैं गॉड हैज़ एन ऑपोजिट, लेकिन हम उनको फिर भी उनकी डिग्निटी देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन देते हैं,
और वो God as an opposite is a much more blasphemous and heretical idea than insulting the prophet. तो अगर उस पे हम उनको नहीं जिंदगी की और प्रोटेक्शन नहीं छीन रहे तो इस पे भी हम नहीं छीनेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सजा पे यकीन नहीं रखते थे, वो सजा लेकिन ह्यूमनली डिसाइडेड सजा हो, चाहे वो वार्निंग हो, चाहे वो फी हो, चाहे वो व्हाटएवर, लेकिन उसका ताल्लुक इस चीज से नहीं था कि मजहब क्या कह रहा है इस बारे में, उसका ताल्लुक इस चीज से था कि इस वक्त हम किस बार्गेनिंग पावर में हैं जिन खित्तों पे हमने कब्जा किया या जीतने। अब ये जो 2-3 आइडियाज हैं इनको बिल्कुल उल्टा करके प्रेजेंट किया गया कि माफी की कोई इजाजत नहीं है, एक मुसलमान अगर करता है तो मुर्तद तो हो ही जाता है, यानी गैर मुसलमान हो जाता है, कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर वो कलमा फिर भी पढ़ ले फिर भी कत्ल किया जाएगा, और ये बात कि गैर मुसलमान भी कत्ल किया जाएगा। ये तीनों चीजें ऑपोजिट थी ना, ये हद है। अगर मुसलमान पे इल्जाम लगता है वो फौरन, अगर वो कह दे कि मैंने नहीं किया, कलमा पढ़ लेता है, तो उसको आप फौरन छोड़ देंगे, गैर मुसलमान पे कानून लागू होता ही नहीं है। बिगिनिंग असल में टेक्स्ट ये सपोर्ट करती है, और जिन टेक्स्ट को वो यूज कर रहे हैं वो सपोर्ट करती है। उन्होंने इब्न तैमिया के टेक्स्ट को इस्तेमाल किया अहनाफ के रूलिंग्स को बताने के लिए, उन्होंने सुक्की की टेक्स्ट को इस्तेमाल किया, उन्होंने फतावा आलमगीरिया को इस्तेमाल किया, उन्होंने इब्न आबिदीन की टेक्स्ट को इस्तेमाल किया, और इसलिए इस्तेमाल किया ताकि दिखा सके कि इस पे इजमा है, कंसेंसस है। और इजमा इसलिए दिखाया जिसकी 2 वजूहात थी, एक ये कि कानून का माखज बन सकता है, इस्लामी फिक़्ह में किसी चीज का इजमा हो तो वो कानून का माखज बन जाता है ट्रेडिशनली सुन्नी और ऑर्थोडॉक्स फिक़्ह में, और दूसरा ये कि आप ऊपर से भी आ सके, क्या इजमा है आपको बोल के तो दिखाए, और ये चीज आप हमेशा 86 से ऑनवर्ड्स देख सकते हैं। अब क्या हो सकता है, सोल्यूशन की बात है। यू स्टार्ट विद समथिंग के जो फैंग्स उन्होंने 2 निकाले हैं हद इजमा के, या फिर जो उन्होंने फैंग्स निकाले हैं, जो उन्होंने ऑलमोस्ट पेचीदगियां निकाली हैं, वायलेंस निकाला है जो कि मैन्युफैक्चर्ड है, जिसमें आप माफी या फिर तौबा की परमिशन ना दें मुसलमान को, गैर मुसलमान पे डालें वगैरह, नियत को ना देखें, क्योंकि नियत whoever defiles में ये नहीं लिखा हुआ whoever with malicious intent defiles। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी सिंपल आई फील। फेडरल शरीयत कोर्ट ने 1991 में ये बोला था कि malicious intent होना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसके जो डायरेक्शंस होते हैं उस पर पार्लियामेंट को अमल करना होता है। सो किसी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को आने की जरूरत नहीं है, किसी सेनेटर को आने की जरूरत नहीं है फ्रॉम पीवीपी टू एडवोकेट के ये बात पे हर कोई मुत्तफिक है कि malicious इंटेंट होना जरूरी है। तो लेट्स मेक वन अमेंडमेंट एंड नंबर 1 राइट whoever with malicious इंटेंट, ताकि इंटेंट को प्रूव करने का बर्डन उन पे हो जो कि केस डाल रहे हैं। नंबर 2, आप कानून का लेटर में बिल्कुल भी चेंज ना करें, लेकिन आप वही माखज लाके जो कि 86 में लाए थे, ये बात जुडिशली इंटरप्रेट करवाएं कि अगर कोई बंदा कलमा पढ़ता है, चाहे वो थाने में पढ़े, अगर मुसलमान है या पकड़ा गया है, और वो ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि उसूली तौर पे ये नहीं कहेंगे, मैंने जिद में ये नहीं बोलेंगे मैंने कलमा नहीं पढ़ना। जान और जिंदगी और मौत की बात है, अगर वो प्रूफ करने के लिए उन्हें कलमा पढ़ना पड़े तो पढ़ेंगे। अभी ये होता है कि कलमा पढ़ भी लें तो लोग कहते हैं अच्छा तो तुम तो गिल्ट, एडमिशन ऑफ गिल्ट है ये। तो कलमा पढ़ने से वो बंदा लेट देम गो, दैट्स द कैनन। तारीख ये है, रिवायत ये है, और उन्होंने नेविगेट इस तरह किया। बाद में आप देख सकते हैं कि इर्तदाद एज एन इशू स्लेवरी की तरह एबॉलिश हो चुका था, तो हम क्यों फिर भी इर्तदाद कानून को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बंदा मुर्तद हो गया है, देयरफॉर उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, ये एक आइडिया थोड़ा सा डेटेड आइडिया है, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते कि हम इस पे आए कि ऑटोमन एम्पायर के आखिरी दिहाई में ये 3 चीजें निकाल दी गई थी, जिम्मिट्यूड यानी जिजिया वगैरह, स्लेवरी और अपोस्टेसी, इर्तदाद। लेकिन चलिए ठीक, अगर आप कहते हैं कि मुर्तद हो गया लेकिन कत्ल नहीं करेंगे, आप उससे पूछें कलमा पढ़ते हो, अगर कलमा पढ़ देता आप जाने दें, कानून वैसे का वैसा ही रहने दें। तीसरी चीज, गैर मुसलमानों पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी आप उन्हीं टेक्स्ट के साथ दिखाएं, और इसके लिए आपको अगेन लेटर ऑफ द लॉ में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 298 बी और सी भी आप अहमदियों पे लगाते हैं, 298 ए मोस्ट ऑफ द टाइम्स अहले तशरीह के लोगों पे लगते हैं। बहुत सारे कवानीन हैं जो सिर्फ मुसलमानों पे लगते हैं, बहुत सारे कवानीन हैं जो सिर्फ गैर मुसलमानों पे लगते हैं। ये कानून गैर मुसलमानों पे लागू होता ही नहीं उन माखिज के बुनियाद पे जिन माखिज पे कानून बना है। ये 4 बुनियादी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे जमहूरी रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी जुडिशरी और इन जनरल हमें अवेयरनेस के तौर पे लोगों से बात करने की जरूरत है, बिकॉज इसमें मिनिमम आप स्क्रू ड्राइवर लेके, आपको लेटर ऑफ द लॉ में तो आप कुछ कर ही नहीं देना, डेथ वहां का वहां ही रखे आप,
आप रखें, whoever insults the prophet will be killed, रखें आप। लेकिन पहला स्टेप तो ये होना चाहिए ना कि हाउ डू यू मिटिगेट वायलेंस। बेशक ऑन पेपर लिखा हो, जब वो आप करेंगे तो शायद लोगों में और अथॉरिटेटिव लोग जब ये इसको बैक करेंगे, बिकॉज टेक जब सामने आएगा, पूरी दुनिया के सामने आएगा, तो बैक करना पड़ेगा। तो होपफुली पीपल विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि इस चीज को कन्फ्रंट करने के लिए वायलेंस के अलावा भी और तरीके हैं। इस चीज को एड्रेस करने के लिए अगर आप ऑफेंड हुए हैं, आपका, मैं भी ऑफेंड होता हूँ, मेरे वाकई अभी मुझे, बल्कि मुझे तो बाद गुस्सा भी चढ़ता है, कोई ना चीज पढ़ लूं इंटरनेट पे, किसी और की तरफ से कोई मजाक कर रहा हो, तो इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, कान गर्म हो जाते हैं, एवरीथिंग। इसका ये नहीं है कि आई हैव टू एक्ट ऑन माय एंगर। एंगर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन, ऑफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन, बट दैट डजंट मीन आई हैव टू एक्ट ऑन इट। दैट्स अ वेरी प्राइमल बात जो कि हमारी इवॉल्व कर चुके हैं ना। हमारे आबाओ अजदाद को अगर जंगलों में सांप से लड़ने के लिए जरूरत थी, तो अब तो सांप नहीं गिर गिर फिर रहे, एक्चुअली उनके जहन में फिर रहे हैं, यही तो बताना है कि हम सांप नहीं है। लेकिन ये बात अथॉरिटेटिव लोग जब बोलना शुरू हुए और री इमेजिन करें इश्क रसूल को, कि व्हाट डज इट मीन टू लव द प्रॉफिट, व्हाट डज इट मीन टू प्रोटेक्ट हिज ऑनर, व्हाट डज इट मीन टू प्रोटेक्ट हिज डिग्निटी, इट कैन मीन अ मिलियन थिंग्स। मिलाद, आप तुर्की में जाएं तो हाउ डू दे लव द प्रॉफिट, हाउ डू दे, वो क्या रिचुअल्स हैं जिसके जरिए वो कर रहे हैं। मोरक्को में क्या रिचुअल्स हैं, जॉर्डन में क्या रिचुअल्स हैं। आप फॉरेन पॉलिसी पे आ जाएं, व्हाई इज इट दैट वो मुल्क जिसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इतना बुरा है, वो सबसे ज्यादा बोलता है हमारे खिलाफ ब्लास्फेमी लॉ पे? अमेरिका क्यों बोल रहा है, तुर्की क्यों नहीं बोल रहा, मोरक्को क्यों नहीं बोल रहा, इजिप्ट क्यों नहीं बोल रहा, जॉर्डन क्यों नहीं बोल रहा? इन सारे ममालिक में तो हमारे जैसे कोई ब्लास्फेमी लॉज नहीं है। They should be coming over, उनके thought leaders should be talking to us, ताकि लोगों को ये भी लगे कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, आपस में बात हो रही है। वो जो एलिनेशन फीलिंग होती है कि ये लोग जो कि इमिग्रेशन रोक रहे हैं, बेबीज को पेरेंट्स से हटवा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स करते हैं, ये हमें बताएंगे, तो वो इट्स नॉट इफेक्टिव एट ऑल। सो स्ट्रेटजी वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज, आई थिंक देयर आर वेज फॉरवर्ड। एक पॉलिटिकल विल, हल्की सी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा भी नहीं, हम बात हल्की सी बहादुरी की जरूरत है ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, which so far whenever I've addressed, I don't find in them. So judiciary might be the way to go, कि judicial interpretation किसी एक landmark केस की ऐसी आती है जिसमें वो बोल दें कि फलाना ने इस्लाम कबूल किया हुआ है, we let him go. That would be revolutionary, because that would mean कि anyone who tries to kill or anyone who tries to kill an alleged blasphemer, या फिर जब वो कलमा पढ़ चुका हुआ है, then that would be straight up absolutely prohibited. तो इवन अगर आप थाने में जाते हो और FIR कोई काटना चाहता है आपके खिलाफ, आप कलमा पढ़ दो, you are let go. That can be a very radical, practical and pragmatic step. Eventually उसूली तौर पे हम फिर पहुंचना उधर चाहेंगे कि हमें पार्लियामान और पूरी कौम ये माने कि ये हद नहीं है और ये इस पे इजमा नहीं है। ये हमारी अपनी नीड है कि हमें वायलेंस के अलावा और कोई तरीका नहीं मिल रहा, इश्क करने का नहीं मिल रहा। तो या तो हम ईसाई रहें या हम अपने बच्चों की खातिर इश्क के नए तरीके ढूंढे हैं। बल्कि इश्क को छोड़े, मोहब्बत की बात कर लेते हैं, क्योंकि इश्क में हमेशा एक थोड़ी सी ना वायलेंस होती है। नबी से मोहब्बत करने का शायद लफ्ज शायद ज्यादा बेहतर इस्तेमाल हो, तारीखी तौर पे मोहब्बत का लफ्ज ही ज्यादा इस्तेमाल होता था। फिर कुछ तसव्वुफ के कुछ ऐसे ग्रुप्स आए थे, सूफी ग्रुप्स, दैट स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड इश्क, और वो इश्क बड़ा एग्रेसिव होता था, नॉट वायलेंट बट वेरी एग्रेसिव। एंड फिर बास स्कॉलर्स ने आके बोला था कि अब लफ्ज मोहब्बत इस्तेमाल करें, हुब इस्तेमाल करें, इश्क ना इस्तेमाल करें। पर वो मोहब्बत दरख्त लगाना है कि नहीं, वो मोहब्बत काइंडनेस और जेनरोसिटी है कि नहीं, ये चीजें लोगों को अब किताबी लगना शुरू हो गई हैं। हाँ, क्या आप बच्चों वाली बातें करो, दरख्त लगाना, ये तो बड़ी लिबरल वाली बात होगी। नहीं, दैट्स व्हाट डू यू मीन बच्चों वाली बातें? ये हमारी रवायत है, बस हमें दिखाने की जरूरत है और री इमेजिन करने की जरूरत है, बिकॉज पीपल डू हैव अ नीड टू लव द प्रॉफिट एंड टू प्रोटेक्ट हिज डिग्निटी। वी हैव टू फाइंड एंड डिस्कवर अ वे कि वो क्या तरीका है जो कि वायलेंट ना हो, टू डू द सेम, ताकि उसका इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि आप ऑब्वियसली नाउजुबिल्ला नबी के नामूस को कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर एक उनके इमेज को पोर्ट्रे और प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें तो यू आर फेलिंग रियली बैडली। तो व्हाट आर वेज इन व्हिच यू कैन डू इट बेटर, कि मे बी जो बंदा ब्लास्फेमी कर रहा है वो कल को मुसलमान बन जाए आपके बिहेवियर की वजह से। मे बी दैट शुड बी, हिस्टोरिकली दैट वाज द वे ऑफ द प्रॉफिट, राइट? Someone used to do something, he was so kind, they would go to become a Muslim.
So I don't think it's बहुत कोई radical बात कर रहा हूँ कि that's an opportunity for you to show so much kindness and love that the other person is impressed and influenced. कि, oh, that is who the prophet is, not violence, not murder. बड़ा अच्छा आपने एक और बात की है, क्योंकि एक ऐसा आई थिंक आइडिया है जिसमें मैं और हमारे काफी मुझे फ्रेंड भी अक्सर बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रिक्लेमिंग दीज टर्म्स, जिसमें आपने बात की कि आशिक रसूल एक अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो गया कि थोड़ा नेगेटिव कंडीशन में चला जाता है, हमारे माइंड में जाता है कि एक्सट्रीमिज्म का में जाता है, यू नो, समवन हु डजंट वांट टू टॉक, समवन हु इज वेरी रिजिड ऑन हिज आइडियाज, बट एट दिस सेम जिस तरह बता रहे हो, हम सबके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत जो मोहब्बत है, अकीदत है, और उनकी इज्जत हम सबका जो है वो जज्बात उससे रेलिवेंट है. सो इसी पे फिर अब आपके आगे बात आती है, इस म्यूजिक की बात की आपने, अहमद फराज साहब की बात की, उन्होंने अपने वर्ड्स के थ्रू इस मैसेज को आगे पहुंचाया, उन्होंने इन चीजों को रिक्लेम करने की कोशिश की. आप बैंड में थे, आप म्यूजिक बना रहे हो, अभी भी जो आप म्यूजिक करते हो वो एक सेल्फ एक्सप्रेशन भी है, और दिस इज समथिंग यू नो यू वांट टू रिक्लेम दीस स्पेसेस, देन यू मूव ऑन टू एनिमेशन. तो अगर इस पार्ट पे, तो स्टोरी टेलिंग नाउ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें विजुअल स्टोरी टेलिंग, पर्सनली आई बिलीव इज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम टू अचीव दैट गोल, क्योंकि उसमें आप लोगों से एंगेज करते हैं, आप लोगों से कन्वर्सेशन होती है, इवन इफ यू आर शोइंग समथिंग. तो अगर हम इस पे बात करें, तो शहर तबस्सुम में व्हाट वाज योर मेन गोल जो आप लोगों से रिले करना कन्वे करना चाह रहे थे? एंड जैसे आपने बाकी कुछ पॉडकास्ट में बात की है, इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ project, you want to make it into a series of episodes jahan pe you are talking about different concepts. So we start talking about kyunki mujhe pata hai Never Forget Pakistan ke sath aapka kaam tha, again visual storytelling थी, बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया, कश्मीर पे जो पूरी कैंपेन थी. देन आपकी वो सारी जो आई थी कि राइट्स क्या है, आपके जो असेंबली में कानून कैसे पास होता है, अगेन एनिमेटेड वीडियोस थी, लोग इंटरेस्टिंग वे में देख रहे थे, सुन रहे थे. एंड नाउ यू आर टुवर्ड्स हार्डकोर एनिमेशन. सो दिस आर ऑल डिफरेंट स्टोरी टेलिंग फॉर्म्स, और इसमें आप मैसेज कन्वे कर रहे हो. सो इफ यू कैन टॉक अस थ्रू दैट जर्नी, particularly in with reference to the last two projects जो शहर तबस्सुम है और आपका स्वाइप है, and more importantly आगे किस तरह देख रहे हो आप उसको? So शहर तबस्सुम मेरे लिए एक डिपार्चर है पर्सनली स्पीकिंग, इस लिहाज से कि एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना, चीजें समझाना, तारीखी वीडियोस इनैक्ट करना, इवन हाशिया में, sorry I was interrupted by a call. शहर तबस्सुम और स्वाइप is a heavy departure from a place जहाँ पे every explainer, every video, हाशिया शहरी वगैरह में एक मैसेज was the central part, कि मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ आपको. जिस तरह एक एड होता है, wants to communicate a message, हम एक चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं या हम एम्पैथी डेवलप करना चाहते हैं, बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है. शहर तबस्सुम और स्वाइप were a more pure arts project in that कि ये चीजें हमारे अंदर कूट कर भरी नहीं है. I've lived those experiences, I lived those ideas. मुझे पता है कि conceptually ये क्या चीज है. अब इधर से नहीं सोचना. Now we want to tell a gripping story, and that story to be authentic, to be somewhat entertaining or emotionally compelling हो. वो मैसेज क्या पहुंचेगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. So तबस्सुम में one of the first important thing was, while the idea was very simple, एक अहमदी जो है वो अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकता, अस्सलाम वालेकुम बोलेगा और जेल चला जाएगा. अस्सलाम वालेकुम एक बहुत ही नेचुरल चीज है. उसके हमने वेरियस फॉर्मेशंस बनाई थी. एक बिल्ली कहानी बनाई थी कि स्फिंक्स कैट जो है वो मियाओ नहीं कह सकती क्योंकि वो गंजी है. शहर तबस्सुम में एक उसकी फॉर्म बन गई कि जी कंसेप्चुअली कि अगर आप स्माइल नहीं करेंगे तो फिर यू नॉट पार्ट ऑफ दी, you're not the right Pakistani, you're not the right Muslim, you're not the right whatever. Conceptually जब बात clear हो गई, then it was very important for me कि हम मैसेज की बात ना करें, कि हम एक कहानी स्टोरी टेलिंग फिल्म मेकिंग के तौर पे सिनेमैटिक तरीके से बात को सोचें कि कितने एक्ट्स हैं, how do we compose the film, how do we compose the shots, visually how can we show things without dialogues, without telling it, मुंह पे बिल्कुल बताए बगैर, how can we colors के साथ कैसे खेल सकते हैं, to provoke
to evoke emotions rather than to have an intellectual argument. So these videos, as opposed to other videos, were not premise ye hai pehla, premise 1, premise 2, premise 3, therefore conclusion this. Those are explainer videos. These videos are about characters, ये किरदारों के बारे में, शहर के बारे में, माहौल के बारे में, ये जज्बात के बारे में. और जज्बात के थ्रू ही आप ऊपर जाते हैं, आप दिमाग के थ्रू जज्बात पे नहीं जाते. जब तक आप जज्बाती तौर पर ओपन नहीं हो, एंजाइटी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं. और इस पे काफी तहकीक हो चुकी है पॉलिटिकल साइकोलॉजी में, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के लिए, गन कंट्रोल के लिए इन अमेरिका, कि आप ऊपर से नीचे कॉग्निटिव फैकल्टीज से होते हुए नहीं जा सकते टू चेंज माइंडसेट्स. अगेन हाउएवर, you asked the goal. One of the goals was कि हम mindset change करने के लिए फिल्म नहीं बना रहे. That's not the objective. The objective is to connect to people, to talk to people. Storytelling is not necessary to change minds. अगर आप एक कैंप फायर लगाते हैं और 4-5 लोग कहानियां बताते हैं, यार मेरे साथ ये हुआ था, तो you are trying to connect with someone कि जब मैं 20 साल का था तो ये हुआ था, फिर ये हुआ था. You're not trying to change their minds. So both with Tabassum and Swipe, the primary, secondary, tertiary objectives were not give you changing minds. It was just to, the mission was to be authentic, to tell stories, to visually to make something compelling. लोगों को बताया जा सके कि वो ही आइडियाज जो हम इंटेलेक्चुअली बड़ी ग्राउंडेड बता रहे हैं उसको हम इमोशनली बता सकें, so they can connect to it emotionally and they don't suspect things कि अच्छा पता नहीं क्या चीज चेंज करना चाह रहे हैं. And also to innovate. And by innovate, I mean innovate the kind of storytelling that exists. So why वो कौन सी किस्म की फिल्म मेकिंग या स्टोरी टेलिंग या एनिमेशन है जो पाकिस्तान या दुनिया भर में नहीं की जा रही? वो क्या आवाज है जो मुनफरिद है हमारे लिए, हमारे मुआशरे के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे लोगों के कश्मकश के बारे में? तो शहर तबस्सुम was and Swipe are two sides of the same coin. एक बहुत कंटेम्प्रेरी रियलिस्टिक सेटिंग में मौजूद है, एक बहुत एलियन फ्यूचरिस्टिक सेटिंग में मौजूद है. एक इस चीज को एक्सप्लोर करता है कि आप एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, एक खूबसूरत एक्सप्रेशन को, जिस तरह इश्क रसूल एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है, मुस्कुराहट एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है, अगर आप उसके मायने को कंट्रोल करना शुरू हो जाए, लोगों को डिक्टेट करना शुरू हो जाए कि इसका मतलब है वफादारी और बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो वो खूबसूरत चीज अपनी खूबसूरती खो बैठती है. शहर तबस्सुम उस चीज को देख रहा था. उसके ऑन दी अदर हैंड के जहाँ पे एक तरफ हम देख रहे हैं एक एक्सप्रेशन, एक मतलब किस तरह इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल बनता है, दूसरी तरफ स्वाइप ये चीज देख रहा था कि एक एक्सप्रेशन जैसे शातिम, गद्दार या फिर झूठा या फिर व्हाटएवर, उसके इन्फिनिट मीनिंग्स बना दें कि जिसका जो मर्जी जी चाहे कि हाँ ये भी वाजिब कत्ल है, ये भी वाजिब कत्ल है. वो कैसे वायलेंस लेके आता है. On one hand, बास टर्म्स हैं, हमने अलाउ किया उनकी डेफिनेशन टू बिकम ओनली सिंगुलर. आशिक रसूल का मतलब अब सिर्फ एक है, नॉट 8-10 मतलब. ऑन दी अदर हैंड शातिम और गद्दार और एजेंट होने के मतलब कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी वो. एक तरह से these are the thematically, intellectually, thesis wise, research wise, these are the themes जहां से चीज ग्रो कर रही है. और जो premises हैं, एक जगह के the city does not allow smiles, any expression other than smiles, वो criminalized है. और दूसरी तरफ एक ऐप आई फतवा जो कि आउटसोर्स डेमोक्रेटाइज कर रहा है फतवास को. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि आइडियाज क्लेवर है, लेकिन फिल्म के एंड तक लोग इस आइडियाज को भूल जाएं. ये ना सोचे ओ यार ये फिल्म बड़ी क्लेवर थी, ऐप कितनी मजे की चीज आई फतवा, वो भूल जाएं कि वो idea or concept should be a vehicle to tell an emotional story about a character, about a city. ताकि so that's why Swipe के जब मैं comments पढ़ रहा होता हूँ, जब ट्रेलर आया था तो comments ये थे कि it's a very clever idea, ओ आई फतवा कितनी मजेदार चीज है. और लेकिन जब फिल्म के comments पढ़े, जब लोगों no one was talking about आई फतवा, which I'm very happy about, because we don't want to make clever films, we don't want to make concept but a clear, we want to make film that connects to people and that speaks truth to people, emotional truths to people. And I think that were the main primary, secondary, tertiary objectives. Ultimately, yes, we would like कि इन films के जरिए हम देख सकें कि क्या इन चीजों पे बातें हो सकती हैं, कि क्या ये फाउंडेशंस बना सकता है इस बारे में कि यार मेरा और आपका एक ताल्लुक है जो ऑथेंटिक है,
और मेरे और आपके कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं, एंड चिल्ड्रन इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरेस्ट दैट एवरीवन हैज, कि नो वन वांट्स टू सी कि उनके बच्चों की मासूमियत उनसे छीन ली जाए. So and future plans जहाँ तक ताल्लुक है, I think I'm being very I have been and I continue to be very cautious कि how do we move forward. हमारी माशाल्लाह एनिमेशन स्किल कैपेसिटी काफ़ी प्रोफेशनल हो चुकी है. हमें काफ़ी लोग कांटेक्ट भी करते हैं, बट सेल्फ फंडेड फिल्म में ये होता है कि यू get a lot of creative liberties. You can do things. Now, feature length films, I can't fund it. I won't be able to find people, like-minded people who just give money to make a feature length film. So what we do, however, want is maybe we either crowdsource half the budget or do something कि शहर तबस्सुम की हम एक feature length film जरूर बनाना चाहते हैं, और एक दो और stories हैं जो power और violence के साथ ही ताल्लुक रखते हैं, but I would want them to be entertaining films, funny films, big films, serious films, but that does not mean that they have to be grim, grey, serious. They should be entertaining, gripping, thriller films, quality entertainment, but something that has substance to it, जिसके मवाद के अंदर एक वजन हो. जिस तरह के अगर एक ज़माना था गोल्डन एज ऑफ ड्रामाज हमारा अपना, तो वो उसका वर्जन 2.0 कहाँ से आएगा? शायद जो एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग इज वन वे टू डू दैट, बिकॉज आप स्क्रैच से शुरू करते हैं, आप स्क्रैच से ड्रॉ कर रहे होते हैं, एक फ्रेम ड्रॉ कर रहे होते हैं, एंड दैट अलाउज यू टू हैव अ, I think, a very authentic and very unique voice, as opposed to, I think one of the reasons where I ran away from 3D was because 3D, CGI, आप बहुत, there is possibilities या कि आप बहुत template oriented हो जाएं, आप वही asset इस्तेमाल कर लें और आप scratch से चीज़ नहीं बना रहे. जब आप scratch से चीज़ बना रहे हैं तो फिर आप अपने, you cannot avoid yourself. हर इंसान अपना उसके अंदर जो है ना अपने एहसासात, अपने ideas डाल रहा होगा, चाहे वो मेन एनिमेटेड लीड एनिमेटर हो या चाहे वो बिल्कुल जो टीम की फ्लैट्स कर रहे हों, जो कलर्स कर रहे हों, वो हों. एवरीबडी विल पुट समथिंग ऑफ देयर्स ऑन कैनवस, एंड दैट फॉर मी केम थ्रू बाय द एंड कि ये जो भी चीज़ है मेहनत के साथ की गई है और सच्चे दिल के साथ की गई है. एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देन इन अ सोसाइटी जो कि थोड़ी शक्की है और शक शुबात रखती है. इस तरह के बारे में जब बात होती है कि लोगों को ये ज़रूर नजर आए कि अच्छा जो भी कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं, ये किसी के कहने पे नहीं कह रहे, दे बिलीव व्हाट दे आर सेइंग, वरना वो इतनी ख्वारी करके ना काम करते हैं. अच्छा, एक इसी से रेलेवेंट क्वेश्चन आगे मेरा आएगा, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जिससे एनिमेटिंग का प्रोसेस है, लॉट ऑफ पीपल, आपको खुद भी उनसे वास्ता पड़ा है जो लोग यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं ऐसा, और वेरी ऑफ्टन लेकिन वो आस्क द क्वेश्चन कि अच्छा ये होता कैसे है, ये सारा प्रोसेस क्या होता है, कौन पहले सोचता है. एक डिस्टिंग्विश बात जो मुझे आपकी स्वाइप मूवी की लगी थी, इसमें डायलॉग ऐसे सच नहीं थे. सो लॉट ऑफ पीपल रियलाई ऑन दैट कि हम डायलॉग करेंगे तो कहीं जगह हमारी एनिमेशन में या इवन एक्टिंग में कमी पेशी रह गई होगी, बट एटलीस्ट द मैसेज विल बी डिलीवर्ड अक्रॉस कि अच्छा उसने ये कहा है ना, तो फिर यही बात हो रही थी. उसमें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए 19-20 तो चल जाएगा, कवर अप हो जाता है. बट एक आपकी जो है, आपने जो मीडियम चूज किया उसमें डायलॉग्स नहीं है, तो ये आप विजुअली अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं. सो अगेन अजम्पशन वुड बी कि इट्स मच मोर डिफिकल्ट. मेरी जो है इस पे आपका कमेंट. और सेकेंडली थोड़ा सा अगर आप प्रोसेस बताओ कि पहले आप एक स्टोरी है या एक थीम है, एक टॉपिक है, उसको आप कंसेप्चुलाइज करते हैं, देन यू मूव टूवर्ड्स द स्क्रिप्ट पार्ट, या आप आर्टबोर्ड पे जाते हो, और फिर म्यूजिक कहाँ पे इसमें प्लेइंग करता है. सो एडिट प्रोसेस में एक जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे अपनी वेब सीरीज पे भी आया कि यार आप निकालेंगे क्या, यू वांट टू पुट एवरीथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड बिकॉज लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ट हैज गॉन इनटू दैट. सो ये दो तीन चीजें एनिमेशन के हवाले से कि एक आपका प्रोसेस क्या है, सेकेंडली you didn't have any dialogues, and lastly editing process. I mean, डायलॉग वाली चीज में तो एक 101 फिल्म मेकिंग 101 होता है कि शो नॉट टेल, कि जितना ज्यादा हो सके एक्सपोजिशन कम कर सकें, कि आप जो क्योंकि विजुअल मीडियम है तो जितना ज्यादा आप चीज थ्रू विजुअल लैंग्वेज बता सकते हैं उतनी ज्यादा पावरफुल बात होगी. आपके मोस्ट मेमोरेबल सिनेमैटिक मोमेंट्स जो हैं उसमें डायलॉग्स नहीं हो रहे थे. जॉस का एक मोमेंट हो गया, अल्फ्रेड हिचकॉक का साइको का एक मोमेंट हो गया, जुरासिक पार्क के बाद मोमेंट्स हो गए. तो सिनेमैटिक मोमेंट्स के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स हैं
उसमें देवर विजुअल मोमेंट्स. सो जहां तक हो सके मुझे लगता है कि हम इतने अच्छे डायलॉग्स लिख भी नहीं सकते, सो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स जो हमारी टीम है. तो एक तो ये था, बट ज्यादा अहम बात ये थी कि शो नॉट टेल, एंड बोथ द प्रोटैगनिस्ट एंड शायद बस इन स्वाइप वर साइलेंट प्रोटैगनिस्ट फॉर deliberate reasons. Okay, so that's one question. Number two, पहले मैं एडिटिंग का जवाब देता हूँ. असल में बात ये है कि एनिमेशन इज डिफरेंट फ्रॉम लाइव एक्शन. आप लाइव एक्शन में 12 घंटे का फुटेज डालोगे एंड देन यू आर गोना कट इट टू लाइक 1.5 घंटा वगैरह. हाँ, एडिटिंग के जवाब मैं पहले कर देता हूँ कि एडिटिंग जो है, अगर लाइव एक्शन में फुटेज बहुत ज्यादा है, उसमें से आप चूज करते हो 13 घंटे में से 2 घंटे निकालने हैं. उसके अंदर बाज पोर्शंस जो हैं आपके शायद ऐसे हों कि जो कि आपको बहुत आप इमोशनली अटैच्ड हो कि ये सीन बड़ा अच्छा है, शॉट बड़ा अच्छा है, कंपोजिशन बड़ी अच्छी है, लेकिन इट डजंट ऐड टू द स्टोरी दैट. तो फिर आपको कुर्बानी करनी पड़ती है कि ओके दैट शॉट डज नॉट बिलोंग, इट्स नॉट गिविंग समथिंग टू द स्टोरी. नाउ शायद एनिमेशन में चूंकि आप बहुत ज्यादा एक पाइपलाइन ऐसा होता है कि बाय द टाइम यू रीच के फाइनल एनिमेशंस जब आप कर रहे होते हो, ऑलमोस्ट एडिटिंग साथ साथ हो रही होती है. ये एक बहुत मशहूर फिल्म मेकर है जिन्होंने पिक्सार की इनसाइड आउट भी बनाई थी. उनकी एक बड़ा मजेदार प्रोसेस है, इंटरव्यू है एडिटिंग के बारे में, कि एडिटिंग एनिमेशन में साथ साथ ही हो रही होती है. लाइक इट्स नॉट लाइक एडिटिंग हैपेंस एट द फाइनल कट स्टेज. बट हैविंग सेड दैट, we did in both Shared Tabassum and Swipe made sure we cut scenes. just उस बहुत मेहनत लगी थी. We redid scenes, वो तो अलग बात है, लेकिन we also removed scenes, did not keep scenes some bars कि जब हमें लगा कि this does not add to the story, या फिर हमने छोड़ दिया scene 80% करके कि नहीं, this is not adding to the story. But which relates to the pipeline in the process. मैं इस चीज पे शायद बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए कि वो क्या प्रोसेस जो फॉलो किया था, लेकिन थियोरेटिकली वो क्या प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं. एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आल्सो गिव यू सम इमेजेस एंड यू कैन ओवरले देम अगर मैं भेज पाया तो. बट बेसिकली लेट्स से आई कम इन स्वाइप में जैसे हुआ, एंड आई से ओके द फिल्म इज वेरी सिंपल. यू स्वाइप राइट फॉर वाजिब कत्ल, दैट्स द ऐप. बनी है मुफ्तियों के लिए थी, बच्चे एडिक्टेड टू इट. we're gonna see the story through the point of view of a child who's addicted to it, and he want to become वो उसकी जो नीड है और उसकी जो wants है वो डिफरेंट है. he wants to be a ghazi on a ajr board. उसकी actual need है he wants to belong to a community. वो नीड उसकी कहीं पूरी नहीं हो रही थी, वो want पूरी होती है. by the time his want is पूरी होती है, he realizes the cost is too high. Now उसके फौरी बाद जो है हसीब रहमान, जो कि इस फिल्म में like he's also the creative director, he's also the DOP, he's also the animation supervisor. He immediately started looking into like compositions. So he started composing a lot of what the looks characters could look like. A lot of interns were here, I remember, who did a lot of like creative work. अच्छा character इस तरह देख सकते हैं. उस टाइम पे हम Ghost Studio को बहुत देखे थे कि इंडियन एनिमेशन स्टूडियो है. पहले उधर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुए थे, फिर हमने उस इन्फ्लुएंस को काट दिया. आई थिंक ये जो हमारी टीम है ये बहुत ऑब्जर्वेशन करती है, तो उनके लिए उनकी स्केचबुक बड़ी अहम थी. तो जो खंबे हैं उनके लिए खंबे वो वैसे ही बनाते हैं, जो खंबे के जो गट्ठे बने हुए तारे हैं वैसे ही बनाते हैं. हसीब जो है ही इमीडिएटली मेड स्टोरी बोर्ड के अच्छा ये बीट्स हैं तो ये यू नो शॉर्ट्स मेन हमारी कहानी को बताते हैं, लाइक एन आउटलाइन. जो स्टोरी बोर्ड थी उसके ऊपर जो है एक एनिमेटिक बनाया. एनिमेटिक इज जस्ट वही स्टोरी बोर्ड, उसके ऊपर डायलॉग या म्यूजिक लगा हुआ है कि यू सी कि अच्छा विजुअली इस तरह फिल्म मूव करती है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एक्ट 1 का, एक्ट 2 का, एक्ट 3 का, या फिर डिफरेंट जितने भी एक्ट्स हैं, एक्ट्स के नाम भी देखें कितने बीट्स हैं, उसकी ब्रीदिंग रूम की है, मिड पॉइंट क्या बन रहा है. दरमियान फिर जब मैंने कुछ चेंजेस की फिल्म के अंदर, देन वी डिड अ बिगर स्टोरी बोर्ड के. अच्छा क्योंकि स्टार्ट पे एस्टैब्लिशिंग के वो इंटरव्यूज नहीं थे, एक्सपोजिशन नहीं था आई फतवा की ऐप का, और स्टार्ट में जो है एंडिंग डिफरेंट थी. कव्वे वाले सीन जो है वो हसीब जो है ही रिकमेंडेड कि वी डू द कव्वे वाला इंट्रो. सो एक तो कोलैबोरेटिवली अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, बट द इम्पोर्टेंट पार्ट वाज बिफोर यू डू एनीथिंग you need to storyboard. You need to know and you need to have an idea creatively what your film visually is going to look like. What kind of palette are you going for? आपके concept arts जिसे आप कहते हैं. हमने इतना concept arts इतने नहीं किए. हसीब was the creative director and he's a very intuitive person.
we knew pretty much what the style would be. He knew pretty much what the style would be, and he dictated the style. Ke acha, Multan mein hai, that's what Arfat is saying. Okay, this is what it should look like. And once the storyboard is done, technically, right afterwards, any and all audio dialogue should be recorded, so that when you start animating, so आपकी short list बन जाएगी. So let's say 75 shots हैं. तो हर shot को then you divide into कि अच्छा इसके dialogues मौजूद हैं, and you start doing the animation. Animation itself में आप पहले key frames बनाते हैं. Key frames ये होता है कि अगर ये हमने 12 पे animate की थी, यानी कि हर second में 12 drawings होना. तो की फ्रेम्स ये होते हैं कि अगर एक बंदा बात करते हुए जा रहा है तो वो कौन से मेन पॉइंट जहाँ पे उसका एक्शन चेंज हो रहा है. तो बाद में बहुत ज़्यादा की फ्रेम्स बनती हैं, बाद में कम की फ्रेम्स बनती हैं. तो जब की फ्रेम्स की ड्राइंग्स बन जाती हैं, वो रफ होती हैं, यू प्ले देम ऐसे 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 मूव कर रहा होता है, एंड देन यू स्टार्ट उस की फ्रेम के अंदर की ड्राइंग्स, फिर उसकी इन बिटवीन, तो देन यू हैव अ रफ एनिमेशन कि अच्छा इस तरह मूव कर रहा है. मीनवाइल समवन एल्स इज वर्किंग ऑन एन एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो बैठे हुए हैं. इसके अगर किचन का सीक्वेंस है उसके मैं आपको भेजूंगा, तो यू कैन प्ले दिस ऑल बिहाइंड दैट एनवायरनमेंट. बना हुआ है पेंसिल से बनाया है एक स्केचबुक पे, उस स्केचबुक पे उसे रेंडर किया फोटोशॉप में जाके, उसको अलग से बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनली हाथ से बनी थी पेंसिल से. वो फिर उसके ऊपर एक कैरेक्टर माँ का बनाया, उस माँ जो है रोटी बना रही है ऐसे कर दिया, वो उसको रफ किया, उसको क्लीन किया, उसके फिर शेडो बनाया कि लाइट्स कहाँ से आ रही है. वो सारी चीज शायद एक ग्राफिक नॉवल के अंदर एक पेज का एक पैनल होता है, उसको आप 100 गुना मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स वन सीन. क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर कि उसके एक एक एलिमेंट और एक एक कैरेक्टर को, जो 15 सेकंड है, 100 गुना से ज्यादा बेसिकली. अगर 15 सेकंड है तो 15 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 4, बिकॉज हर ड्राइंग में पहले कंस्ट्रक्शन एनिमेशन रफ बनती है, फिर रफ के बाद क्लीन अप होता है, फिर उसके शेडोज होते हैं, फिर उसके फ्लैट्स होते हैं, फिर उसके बाद कलर के हाईलाइट्स होते हैं. एंड हमने आई थिंक हसीब की एक तो लीडरशिप दैट emerged and also his eye for cinema, कि उसने स्पेशली एस्टैब्लिशिंग में एंड बाथरूम सीक्वेंसेस के अंदर he really came through, कि जो डायरेक्शन में हम जाना चाहते थे कि this is where the film changes almost genres. So उसके लिए you need a cameraman and you need a cinematographer, just like live action. So animation is no different. You need acting. Animators are actors. So Rashdi Farooq ने बड़े acting के references दिए थे. You need a DOP. You need a cameraman. So हमारे lens भी change हो रहे होते हैं. So हमने fish eye lens 2 दफा change किए हैं फिल्म के अंदर. So animation को भी आपको उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह कैमरा के तौर पे देखें. That means you need a cinematographer. So हसीब जो है came up with a lot of incredible shots bathroom sequence में, and वो इतना इंटीग्रेटेड था. उसने पहले बाथरूम का जो जहाँ बाथरूम सीक्वेंस है उसकी उसने एलिवेशंस बनाई थी आर्किटेक्चरली, कि कितने बाय कितने ऊपर से उसने शॉट बनाया. उसने देखा कि अच्छा लेफ्ट से ये दीवार है, राइट पे ये दीवार है, ये कंस्ट्रक्शन है इसकी, सो दैट ही कैन इंसर्ट हिमसेल्फ इन द बाथरूम एंड सी कि अच्छा मैं इसके अंदर कहाँ से कैमरास लेके जा सकता हूँ. जो हमारा पहला पास था उससे हम खुश नहीं हुए, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नजर नहीं आई. जब म्यूजिक उसका साथ साथ बनना शुरू हुआ, जब म्यूजिक बनाया and everyone was like, this music makes sense for whatever reason. फिर और एक्टिंग थोड़ी सी रास्ती ने थोड़ी सी मदद की, थोड़ा सा सुपरवाइज किया. We had a second follow through and then we cut to that and that made a lot of sense. और फिर हमने म्यूजिक पे क्योंकि आप नोट करेंगे आधी फिल्म जो है उसमें बिल्कुल म्यूजिक नहीं है, एंड देन जब म्यूजिक स्टार्ट होता है सिर्फ म्यूजिक है, almost like a musical. So half the film is a musical and half the film does not have music. Half the film is almost a black comedy and half the film is a very tragic drama. तो वो जो genre का shift है जो Parasite में भी होता है, the film जो बड़ी खूबसूरत फिल्म है, I think partly inspired at some level कि how do you change genres in the middle. That was really helped through music and through that bathroom sequence. And music का process for me was very fun because मैं animation room में studio ले आया था नीचे, and I would keep playing all the time throughout the day. तबस्सुम मैंने बहुत जल्दी से म्यूजिक बनाया था. इसमें मैंने I played a lot of melodic ideas. अच्छा, what phrase is saying something to you? And वो जो आखिरी अहमद फराज वाला गाना है, उससे पहले जब डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस हो रही होती है, उस पर जो गिटार बज रहा होता है, for me that was very crucial because हमने उसको जब उसके ऊपर रफ एनिमेशन देखी उस बगैर किसी साउंड के, साइलेंट करके, सो म्यूजिक के ऊपर, तो वो touched us, it moved us a lot. And I think
वो और अहमद फराज की नज़र ने फिर हमें टोनली डायरेक्ट किया कि इस फिल्म की टोन नाउ नीड्स टू स्लो डाउन, बहुत आराम से, इट नीड्स टू ब्रीथ एंड इट शुड नॉट एक बड़े प्यार मोहब्बत के साथ बात करने वाली बात करने लगे हैं। और इसलिए फिर अहमद फराज की नज़र में गाई वो जो एक पार्ट था जो कि इंट्रो बनता है मत कत्ल करो आवाज़ों को, जो हमने रिलीज भी किया यूट्यूब पे, एक साउंड ट्रैक 2 रिलीज कर दिए। शहजाद नूर बट शोरबा नूर एक्सेप्शनल सॉन्ग राइटर, ही सैंग द सॉन्ग। वो जब कंपोज कर रहे थे तो यही बात थी कि वो एक प्ली, एक डिमांड नहीं है कि हमें शहर में रहने दो, इस शहर में नगमे बहने दो। वो डिमांड नहीं कर रहे हम, ऑलमोस्ट लिबर्टी चौक पे बैठ के हम रैली नहीं निकाल रहे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिक्वेस्ट कि मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं प्यार करने वाला हूँ, मुझे जीने दो, हमें जीने दो, इन बच्चों को जीने दो। दैट आई थिंक इमर्ज फ्रॉम म्यूजिक, which shows के म्यूजिक और विजुअल का, साउंड का कितना आपस में ताल्लुक है। कि then the visual started changing because the music was slowing things down. It was reflective. It was more introspective. So Hamara process in some ways then became very back and forth as well. But once the cinema, I think if you have a good cinematographer, if you have a good writing team around you that makes sure कि जो जिनकी आप सुनते हो, क्योंकि आपका काम एक shared vision देना है, तो फिर I think you can tell your story really well. And I think in Haseeb not only so in Rasti and Sanabil we had these exceptional talents, and then baad mein Umar or Hijab bhi aaye who did a lot of work and heavy lifting कि ये problem solve कर दिया, ये analytical problem solve कर दिया। Sanabil ने बहुत सारी animations characters की बड़ी खूबसूरत की, environments बहुत सारे खूबसूरत बनाए। रास्ती ने writing और acting और how do you naturally write वो बड़ी मदद की मेरी उसमें, क्योंकि जिस तरह टीवी का सीक्वेंस है वो हमने घंटे में ऐसा ही लिखा कि अच्छा मैं वकार ज़का हूँ, तुम आमिर लियाकत हो, तुम तारिक जमील हो, गो। तो वो आप इतना पॉपुलर कल्चर कर चुके होते हो और लोकल न्यूज़ कि आप यू कैन राइट समथिंग दैट्स, आपको पता है कि अच्छा ट्रेडिशनल आलिम क्या बोलेगा, एक वकार ज़का टाइप आदमी जो आई फतवा का ब्रांड एम्बेसडर है, थोड़ा सा हिपोक्रेट सा मीसना सा है, वो क्या बोलेगा, एक बोल न्यूज़ की एंकर जिसका कहा गया कि तुमने बस आग लगानी है, वो क्या बोलेगी। But cinematography for this film and the music for this film, I think that really helped the film at a cinematic level. Haseeb ko itna zyada room tha to do whatever he wanted. Every time he would come up with a shot, it would be sometimes a very challenging shot as well. कि अच्छा, you know, इधर से देखने like the angle is a little unconventional. Bathroom में जो sequence है, there's so many shots and in every shot room होता है, headroom होता है, वो strange है। headroom मतलब इधर से लेके इधर तक का room, nose room यानी कि इधर से लेके इधर तक का room, camera की placement horizontally, नीचे ऊपर, they were all very creative to give a sense of something is transforming, इस बच्चे के साथ कुछ हो रहा है। And the music and was, if I may say so myself, was really helpful in capturing that mood. So for me, those two were key elements I think in Swipe की storytelling में बहुत ज़्यादा मदद कर सकी थी कि and the fact कि live action नहीं थी, it helped us a lot as well because we could हाथ से just do every pixel was for us and we could pace it आराम से, we could act आराम से, there was a lot more control for us। अच्छा नहीं black and cut by the time it came to edit the film, जब musical बन गया था at the end, we तो एक waltz पे था कि it was like a dance with the city। तो हम बुक एंड करना चाहते थे कि फिल्म का एंड और स्टार्ट जो है उसमें वो कव्वों का सीन है, तो ऊपर से ऐसे रोटेट करते हुए कैमरा जाएगा, तो शहर का भी रोटेट करते हुए कैमरा जाएगा। और रोटेट इसलिए करेगा बिकॉज म्यूजिक भी जो है वो 3 पे है, 3 ताल पे, यानी 1 2 3 4 5 6 1। तो कट भी हम इस तरह कर रहे थे कि 1 2 3 कट 4 5 6 2 3 4 5 कट, ताकि एक रिदम भी रहे लेकिन शायद गायकी भी हो रही है और थोड़ा पेस भी स्लो डाउन हो गया आफ्टर अ वेरी रश्ड बाथरूम और रनिंग सीक्वेंस। So वो juxtapositions was very crucial and helpful as well.
So these were some of the creative decisions, some of the processes that came in handy. Technically, once you've done the animation, तो आप color, आप उसके flats करते हो, color करते हो, environments को पूरा बनाते हो, render करते हो, फिर composite करते हो. Composite का मतलब ये होता है कि आपके मुख्तलिफ elements हैं, आपके art किरदार हैं, अलग से animate हुए हैं, environment अलग से हैं, उनको आपने After Effects में मिसाल के तौर पे उन layers को one after another डाल दिया, या फिर ऐप के साथ आप शिफ्ट करने हैं, उन ऐप को आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, फिर कलर ग्रेडिंग वगैरह जो कि आम लाइव एक्शन में भी होती है कि आप कंसिस्टेंट कैसे रखोगे फिल्म को, टेम्परेचर क्या है, ये दिन का वक्त है, दोपहर का है, शाम का है, वही उसी इलाके से अगर वो शाम को जा रहा है तो हाउ डज द कलर लुक डिफरेंट. सो छोटी मोटी चीज़ें, एंड देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. आई थिंक जब आप फॉर्मली ट्रेन नहीं होते तो फिर बहुत सारे मसले आपको आते हैं, यू हैव टू प्रॉब्लम सॉल्व. समथिंग एज सिंपल एज तस्वीर उठाने के लिए फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में बच्चा नीचे तस्वीर उठाता है अपने अम्मी अबू की पिक्चर का, तो पहले जो है उसमें पर्सपेक्टिव के इश्यूज आ रहे थे, एंड देन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम. फिर ये इशू कि हम कितना ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, क्या हम हर केस दिखाना चाहते हैं, वो फनी केसेस थे बड़े, तो टू डिसाइड कि अच्छा नहीं काट दो, आधे केसेस नहीं दिखाने, सिर्फ शक्ल काफ़ी है, आधे केसेस दिखाओ, लेकिन हाउ डू वी शो इट कि वो लोग पढ़ भी सकें लेकिन बहुत स्लो भी ना हो. So Umar Ahmed, he came up with an idea, okay, why don't we do it like this? And then, so it was a very collaborative effort at the end of the day. And I think कोई भी project हो, storytelling project, अगर जब तक कि आप अपनी अना को साइड में ही रखेंगे कि नहीं मेरा आइडिया है, मैंने इसको इस तरह करना, जब तक आप उस आइडिया को खुले दिल से सामने नहीं फेंकेंगे with a shared vision, तब तक बात शायद इतनी मजे की ना बने. आपका विजन शेयर होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज कि ओवरऑल आपका विजन क्या शेयर्ड है. वी लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स एज वेल, mistakes that we made, which is why I feel now we're ready for a much more efficient and now that we're doing a lot of animation for even clients as well, high-end client work भी कर रहे हैं, तो we're able to learn a lot from our own pipeline. तो मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं सोचता था बहुत सारी फिल्म मेकिंग की जो किताबी चीज़ें बड़ी किताबी बातें होती हैं, तो उसको अज्यूम ना किया करें, वो किताबी बातें होती हैं बहुत सारी, देयर फॉर रीजन. बेशक उनको एज लॉ ना लें, लेकिन डू ट्राई एंड फॉलो प्रोसेसेस एज मच एज यू कैन. हमारा ये है कि आई थिंक हमेशा हम प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन हमारा ओवरलैप करेगा, बिकॉज वंस वी स्टार्ट मेकिंग थिंग्स तो अचानक आइडियाज आते हैं, तो वी डोंट अबैंडन इट कि अच्छा ओ दिस इज वी कैन टेल इट बेटर, सो वी डोंट अबैंडन द आइडिया, वी अबैंडन व्हाट वी हैव डन सो फार इंस्टेड. सो शायद ये कल्चर हमारा रहेगा, which adds to the length of how long it takes and it adds to the process, but overall we learn how to mistakes that we made. हमने Photoshop पे animate किया था, like every scene was animated in Photoshop बहुत heavy हो जाती थी, तो छोटे छोटे मसले होते हैं which causes a lot of problems. Files backup करके रखना, file name, इतना बड़ा project होना, even though it's a 15-minute project, फिल्म बच्चों के shorts बहुत ज़्यादा हैं, and drawings can go up to hundreds and hundreds of thousands. Back, how do you maintain consistency के in design? How do you maintain कि अच्छा does this person know कि मैं उसी shot पे काम कर रहा हूँ? File naming standards, color coding, all those things, उसको हम बार बार underestimate करते हैं. Should not be underestimated. Eventually, they may seem like a waste of time. They will save you time. Yeah, and short list. Please make a short list. No, I think that is a very interesting and a very insightful 101 for anyone who wants to start. मुझे अपने CFX की टाइम की बहुत सी चीजें याद आ रही थी, and you know we were doing some things right, और कुछ चीजें जो बेहतर की जा सकती थी. I was just realizing as you were talking. अच्छा, before we I wrap up, एक बड़ा क्लिशे क्वेश्चन है, कौम के नाम अहम पैगाम, बट मैं आपसे कौम के नाम अहम पैगाम नहीं पूछ रहा. मैं एक चीज जो अब तक हमारे व्यूअर्स जब यहाँ तक हमारे साथ आए हैं वो नोट करेंगे कि we have seen different Arafats here, ठीक है. we have talked to the musician Arafat, we have talked to the animator, we have talked to the researcher, and एक चीज जो मुझे कॉमन लगती है, हमेशा लगी है, चाहे मैं दूर से आपका काम फॉलो करता रहा हूँ, अप्रिशिएट करता रहा हूँ, वो ये है कि द पैशन इज देयर. लगन है. जब आप बात करते हैं एनिमेशन की तो आई कैन सी कि अच्छा सिंसियरिटी से जेन्युइन मुझे नजर आ रहा है, एक जज्बा नजर आ रहा है. सो अगर मैं आपसे एंड पे ये पूछूं कि अराफात इन सब चीजों को जो करते हुए इवेंचुअली चाहता क्या है, क्या वो दुनिया है जो चाहता है, या क्या वो एंड गोल है जो अचीव करना चाह रहा है थ्रू म्यूजिक, थ्रू एनिमेशन, थ्रू रिसर्च, थ्रू एंगेजिंग डिफरेंट पीपल, तो व्हाट वुड बी दैट? आई थिंक सबसे मेरा जो लेटेस्ट जवाब आजकल अपने लिए वो ये है कि 5 साल पहले शायद मुख्तलिफ जवाब होता, चाहे वो काम कवानीन की तब्दीली का हो या फिल्म मेकिंग का हो. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मैं
through love, compassion and kindness लोगों के साथ relate करना चाहता हूँ. I want to और एक authentic जिंदगी गुजारना चाहता हूँ. And मैं एक ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जहाँ पे the possibilities of life does not end. There's not a rule कि by the time you're this age possibilities diverge, खत्म हो जाए. I think that's when you start dying. तो मैं चाहता यही हूँ, vitality चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं relate कर सकूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेहतर self के साथ connect कर सकूँ, the kindest self के साथ connect कर सकूँ, और मैं ना भूलूं कि वो kindest self क्या है. So in the process of fights and arguments, in the process of advocacy, oftentimes you find yourself being someone that you're not very proud of. Sometimes you act very aggressively, sometimes you act condescendingly. वो मैं नहीं चाहता. I want to be the kindest version of myself that I can. That's why I'm surrounded by people who are kind and loving, and it doesn't matter अगर आप interview पे आते हो and you're the most professional person in the world, the first thing I'm going to try and notice is कि आप इस culture में integrate हो सकते कि नहीं कर सकते. So Arafat Mazhar, the question of like what does he want? I think I want to live a life that's surrounded by ideas of love and kindness and compassion and connection, inspired by the lives of people like James Baldwin, जो American civil rights activist थे. Just to live a life of love, compassion, empathy and connection. कि मैं अपना राब्ता और ताल्लुक, how do I relate to another, इसको मैं explore करते रहूं, but in a way that's fun, in a way that's exciting, full of possibilities, and hopefully उसकी secondary tertiary objectives ये होते हैं कि हाँ कुछ changes, positive changes आए, you can make an impact in the world. But as much as possible मैं अपनी अना से ऊपर कितना रह सकूं in all of this work, which is very difficult because all of these work is very self-indulgent कि आप कहते हो कि मेरी आवाज सुनो ना, मैं कह रहा हूँ, मैं इसमें बहुत आ जाता है. So however possible, egoic self, अना वाले self से, नफ्स से जितना निकल के craft और काम और जिंदगी और just moments of silence इनके अंदर passion और मोहब्बत के साथ जिया जा सके, that's what I would want. I think, sir, it's a beautiful message, and I really hope that आपका mission achievable, because if you have achieved your mission, if you have achieved this, if we have achieved that point, I think we will be living in a very beautiful world, and I just hope we can go there. But this was our longest podcast ever, but I think it was worth every second of the conversation we had. So I would like to thank you again. एंड ओपनली ऑन स्क्रीन में आपको ये कहना चाहूँगा कि सुखन और पर्सनल कैपेसिटी में, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर हम आपकी किसी भी तरह कोई भी असिस्टेंस कर सकें, कोई हेल्प कर सकें, तो सिर्फ एक मैसेज करने की देर है, और इंशाल्लाह वी विल बी देयर. कीप अप द ग्रेट वर्क. अ लॉट ऑफ अस लुक फॉरवर्ड टू यू, लुक अप टू यू, एंड वी वुड लव कि आप इस तरह की चीज़ें बनाते रहें. और बहुत सी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जब वो नजर आते हैं हमें इस तरह हो रहे हुए वहां पे, तो दिल से बहुत खुशी होती है. सो बहुत शुक्रिया. बहुत मेहरबानी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.